उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन हमने क्या बोल दिया था कि पोस्ट 1800s के आसपास या फिर 1500 मतलब कि 16-17 इस दौरान ये डिक्लाइन होनी शुरू हो गई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इसका रीजन ऑफ डिक्लाइन भी हमें पता नहीं कि उसके बाद हुआ क्या है, इसका क्या नहीं हुआ, बट अब इसके बाद ही अराउंड 1500 BCE एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हो जाती है जिसको क्या कहते हैं, आर्यंस की इन्वेजन। आर्यंस का हम पढ़ते हैं कि आर्यंस आए इंडिया में, ठीक है ना। अब आर्यंस आए तो उन्होंने क्या लेके आए वो अपने साथ में, वैदिक एज, ठीक है। पहले तो ये वैदिक एज थी, उसके बाद ये बन जाती है लेटर वैदिक एज। अब हमने यहां पर पढ़ा था कि स्टोन एज से इंडस वैली सिविलाइजेशन में आ रहे हैं, तो उसका कारण क्या था कि स्टोन्स को छोड़ के मेटल आ गया। तो दैट मीन मेटल एक कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं यहाँ पे, कि ओवरऑल ही एक चेंज कर रहे हैं। चालकोलिथिक के बाद सीधा यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम कॉपर एंड इट्स एलॉयज को यूज कर रहे हैं, हम टिन कॉपर वगैरह को, ब्रॉन्ज एज, और इंडस वैली सिविलाइजेशन में आके हम ब्रॉन्ज एज में एंटर हो जाते हैं, ठीक है। उसके ब्रॉन्ज एज के बाद अब बट इशू क्या था, ब्रॉन्ज एज की वजह से अगर इधर गंगा यमुना का हम बहाव देखें, ठीक है, बट जो ज्यादा से ज्यादा सेटलमेंट्स थी वो किधर थी, टुवर्ड्स द पंजाब रीजन या फिर पंजाब सप्त सिंधु वाले रिवर में, इंडस एंड इट्स 5 ट्रिब्यूटरीज एंड सरस्वती रिवर। ये था सारा सिस्टम। तो अभी तक इधर ही है। गंगा यमुना में क्यों नहीं जा पा रहे, बिकॉज वहां के फॉरेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा डेंस है, और बहुत ज्यादा डेंस होने की वजह से क्या हो रहा है, वहां पर वो सेटल डाउन नहीं हो पा रहे, कि जंगल क्लियर नहीं कर पा रहे बेसिकली, ठीक है। तो इस वजह से गंगा यमुना में नहीं जा रहे। बट ये कब तक चलता है, वैदिक एज में भी। अब आर्यंस का इन्वेजन ये खुद में बड़ा एक मतलब कि डाइसी सा सब्जेक्ट है, कि आर्यंस क्या बाहर से आए थे, क्या वो इंडियंस ही नेटिव्स थे कि जिन्होंने अपने आप को डेवलप करके दे डेवलप्ड दिस वैदिक एज। अब उसके बारे में भी काफी थ्योरीज है, बट जो मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी जो है वो उसको हम डिस्कस करेंगे, कि वो नॉर्दर्न साइड से, रशिया, आर्कटिक सर्कल या फिर उधर वाली साइड से दे केम टुवर्ड्स इंडिया। अब वो सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी है। बट एंड दे फाउंड, जब वो आए तो वैदिक एज स्टार्ट होगी। बट वैदिक एज के बाद 1000 BC में क्या हुआ, लेटर वैदिक शुरू हो गया। अब लेटर वैदिक में बहुत सारे चेंजेस आ गए। बट पॉइंट अब ये है, ये हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं 8th एंड 9th आज, इनको हम दोनों को इकट्ठे पढ़ेंगे। उसका कारण ये है कि वैदिक एज में अगर मैं बोलूं आपको कि ये फीचर्स हैं उसके, कि उसमें ये ऐसे सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, तो वो आप समझ जाओगे, उसके फैक्ट्स भी। बट उसके बाद क्या ऐसे रीजंस आते हैं कि वैदिक एज से लेटर वैदिक में आ गया। अगर स्टोन एज को छोड़ा, इंडस वैली सिविलाइजेशन में मेटल, इंडस वैली सिविलाइजेशन में आ गया, दैट मींस मेटल आ गया। अब ऐसा क्या हुआ कि वैदिक से लेटर वैदिक में जाना पड़ा। अब हम इसको कर लेते हैं। जब अब ये मूवीज देखो फॉर एग्जांपल, मैं इसका मतलब क्या है समझाने का, कि एक इधर है और एक 1990s की मूवीज है। इसका कारण देखो, 57 में आ रही है मदर इंडिया, मतलब कि इंसान का संघर्ष बताया जा रहा है, एक लेडीज का, या फिर मतलब कि एक लैंड से रिलेटेड क्या है, कितने मतलब की परेशानियां। उसके बाद क्या है कि सिनेमा में क्या चल रहा है, रोटी कपड़ा मकान, ऐसी मूवीज आ रही है कि अभी कुछ नहीं पता किसी को, क्या जो आज का थिएटर है वो किसी को नहीं पता। उसके बाद एक कूली आ रहा है, तो बेसिकली थोड़ी थोड़ी ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट हो रही है सिनेमा में। बट सिनेमा में 91 के बाद क्या हो रहा है, ये देखो कि बहुत ही एक इंडिविजुअलिस्टिक रोमांटिज्म की तरफ चले गए, एक इंसान की अपनी जो फीलिंग्स होती है उसके तरफ हम चले गए। इसका कारण क्या था, आपको क्या लगता है कि इसका क्या कारण हो सकता है? कि एक जो इधर ट्रांसफर हुआ है, ये ईयर को पकड़ो आप, 91 का एज है जिसमें ये बिल्कुल ट्रांसफर हो रहा है, कि एक जो सिनेमा है बेसिकली, अगर आज भी आप मूवी सीरियल्स कोई देख लो ना, आपको सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स सब समझ आ जाती है, ठीक है ना। अब आजकल हम इतनी सीरीज देख रहे हैं, सीरीज में सब्जेक्ट्स बिल्कुल ही डिफरेंट चीजें आ रही है, मूवीज कितनी डिफरेंट आ रही है। तो दैट मीन्स ये सोसाइटी का ही एक आपको रिफ्लेक्शन दिख रहा है। तो अब ये देखो कि क्यों है,
अब ये मूवीज का जो सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, क्यों हो रहा है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। दैट मीन दुनिया के सारे जो आइडियाज हैं वो अब यहां पर आ गए। अब जो इंडिया पहले अपने आप को एक जस्ट सब्सिस्टेंस इकोनॉमी, बेसिकली इतना सिर्फ प्रोड्यूस कर लें कि हम खा लें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बातें हम बाद में करेंगे। बट 91 के बाद जब सारा ओपन गेम होगी, उसके बाद क्या हुआ? एक इंडिविजुअलिस्टिक की बातें होने लगी, बेसिकली कैपिटलिस्ट आइडियाज और आने लगे। और कैपिटलिस्ट आइडियाज क्या कहते हैं कि हर इंडिविजुअल को अपने जो उसके ड्रीम्स हैं, जो एम्स हैं, उस पर वर्कआउट करना चाहिए। तो इसीलिए ये जो सारा जो चेंज है सिनेमा का इधर आ गया। अब हम सेम इसमें ही पढ़ेंगे कि ऋग वैदिक से इंडस वैली खत्म होगी, डिक्लाइन खत्म हो गया। उसके बाद कौन आ रहे हैं अब इंडिया में? आर्यंस आ रहे हैं। आर्यंस लेके आते हैं ऋग वैदिक एज अपने साथ में, ऋग वैदिक एज लेके आते हैं। बट ऐसी क्या चीज हो जाती है कि लेटर ऋग वैदिक एज आ जाती है? अब इसको 8th और 9th को इकट्ठे पढ़ने का कारण यह है कि फॉर एग्जांपल अब चेंज आ रहा है। चेंज का मतलब क्या है? ये है ओल्ड ऑर्डर, ये है न्यू ऑर्डर। ये न्यू ऑर्डर आ गया। बस अब आपको समझ आ गया कि ओल्ड ऑर्डर है, ये न्यू ऑर्डर है। अब हमने देखना है कि इनकी लड़ाई क्या है और लड़ाई का कारण क्या है, कि लड़ाई हो क्यों रही है। अब आ गया आयरन। आयरन की डिस्कवरी से 1500 टू 600 BCE इसको कहते हैं वैदिक एरा कहते हैं इसको हम, ठीक है। बट इसके बीच में 1000 BCE में मिल जाता है आयरन हमें। सो दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड ऋग वैदिक एरा एंड दिस इज कॉल्ड लेटर वैदिक एरिया। अब आयरन के मिलने से ऐसी क्या बात होगी कि सोसाइटी भी चेंज होगी, इकोनॉमिक्स भी चेंज होगी। जो एक मतलब कि ट्राइब्स में लोग रहते थे वो सिटीज, वो एक क्लैंस बन गए, क्लैंस से जन बन गए, जन से जनपद बन गए, जनपद से महाजनपद बन गए। उसके बाद एम्पायर्स बन रहे हैं, मौर्यस आ रहे हैं, गुप्तास आ रहे हैं। तो ये सारी एक ट्राइब से शुरू हुआ। तो अब उसका गेम है। बट ये स्टार्ट कहां से हो रहा है? आयरन से, विच इज डिस्कवर्ड इन 1000 BCE। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या था? आयरन मिलने से ही क्यों चीजें बदली? बिकॉज गंगा यमुना का एरिया खुला मिल गया, मैदान और मिल गया कि बढ़ने के लिए अपने आप को। अब अगर कोई भी एक सेटलमेंट जो अपने आप को नॉर्थ वेस्ट या फुटहिल्स ऑफ हिमालयस तक ही लिमिटेड रखती थी, अब उसके पास लोहा मिल गया। और लोहे से, वो कॉपर से तो काट नहीं सकते इतने डेंस फॉरेस्ट, अब वो लोहे से पूरे गंगा यमुना के सारे फॉरेस्ट को क्लियर कर देंगे। तो एक होती है प्री हिस्ट्री, प्रोटो एंड हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री आ गई आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, जहां पे सिर्फ और सिर्फ हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मिलते हैं। इसका मतलब कौन सा? स्टोन एज, जहां पे हमें कोई स्क्रिप्ट, लिटरेरी सोर्सेज कोई नहीं मिल रहे। उसके बाद प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो का मतलब होता है अ न्यूअर वर्जन ऑफ प्री हिस्ट्री। तो ये आ गया। यहां पर अब आपको आर्कियोलॉजिकल भी मिलेंगे और लिटरेरी सोर्सेज भी मिलेंगे। बट इशू क्या है यहाँ पे? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज चलो ठीक है, वहां पे भी स्टडी कर रहे हैं। अब लिटरेरी सोर्सेज वो मिल रहे हैं हमें, तो या जो हम डिसाइफर नहीं कर पाए आज तक, या लिटरेरी सोर्सेज तो जैसे आज के हैं, वैदिक एरा के हैं, बट वो लिखे कब जा रहे हैं? लेटर वैदिक एरिया में। तो अगर ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद की बात करते हैं, ये है वैदिक सारे कल्चर्स के, बट ये लिखे कब गए हैं? टुवर्ड्स द एंड ऑफ लेटर वैदिक एज। तो इसलिए इनकी जो ऑथेंटिसिटी है उनको हम इतना श्योरिटी नहीं कह सकते, क्योंकि उस टाइम पे जिन्होंने लिखा उन्होंने अपने हिसाब से, अपने सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल गेन्स के हिसाब से, उसके हिसाब से शायद लिख दिया होगा। सो दिस इज वाई उनकी ऑथेंटिसिटी पे थोड़ा सा चैलेंज हो जाता है कई बार। सो इनको वो लिटरेरी सोर्सेज विच आर नॉट डिसाइफर्ड एंड विच आर रिटन आफ्टर द टाइम। अगर 1000 साल की जो अगर हम हिस्ट्री लिखने बैठेंगे आज, पिछले 1000 साल की, तो हम उसको कुछ ना कुछ हद तक ह्यूमनिस्टिक टेंडेंसी है, कुछ अपने हिसाब से चेंज करेंगे। सो ये हो गया। इसके बाद आ जाती है हिस्ट्री। हिस्ट्री में कौन सी आ जाती है? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी मिलेंगे आपको, लिटरेरी अकाउंट्स भी मिलेंगे, बुक्स मिलेंगे, इंस्क्रिप्ट्स मिलेंगी, इंस्क्रिप्शंस, रॉक एडिक्ट्स वगैरह मिलेंगे, जो हम सारे डिसाइफर भी कर पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं कि क्या लिखा है। उसके बाद फॉरेन अकाउंट्स भी होंगे कि बाहर से आके लोगों ने उसके बारे में क्या लिखा। अब बाहर फॉरेन अकाउंट्स का मतलब क्या होता है कि अगर कोई इंडिया की हिस्ट्री लिखेगा, वो एक टाइप ऑफ उसका बाइज्ड व्यू होगा।
अपनी कास्ट को लेके, अपनी कलर को लेके, अपने रीजन को लेके बाइस्ड भी होगा, बट एक फॉरेन से जो आएगा, जो ऑब्जर्व करेगा चीजों को, वो तो बिल्कुल ही अनबाइस्ड मैटर में शो करेगा। तो इसलिए फॉरेन अकाउंट्स को भी बहुत शो करते हैं। तो आज का भी जो हमारा टॉपिक है, इट इज मोर और लेस ऑफ प्रोटो हिस्ट्री। उसका कारण क्या, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मिल रहे हैं नो डाउट, बट लिटरेरी सोर्सेज जो है ना इसके, ऋग वैदिक वैदिक एरा के, ये लेटर वैदिक एरिया में और उसके भी एंड में लिखे गए हैं, जब वैदिक एरा का डिक्लाइन हो रहा था। वैदिक एरा का डिक्लाइन कब होता है, जब बुद्धिज्म जैनिज्म आ जाता है। अब बुद्धिज्म जैनिज्म क्यों आ रहा है वो हम इसको डिटेल में समझेंगे। बेसिकली अब ये सारी स्टोरी है, स्टोन एज से इंसान एक बंदर से पेड़ से नीचे उतर के उसने अपना एक कुल बनाया, कुल से उसने ग्राम बनाए, ग्राम से उसने विश्व बनाए, विश्व से उसने जन बनाए। तो ये सारी इस हिसाब से पढ़ेंगे। स्टोरी है ऋग्वैदिक ट्राइब्स, ऋग्वैदिक बेसिकली आर्यंस, आर्यंस आए, वो कैसे रह रहे हैं, ट्राइब्स में रह रहे हैं, अपने झुंड में रह रहे हैं। झुंड में रहने से उसके बाद आए, जब यहाँ पे कुछ इंसान रह रहे होंगे, नेटिव्स होंगे इंडिया के भी, तो उनको जब उन्होंने साइड पे करा और उसके बाद उनकी एक्सप्लॉयटेशन शुरू करी, और तब कौन सा रिलीजन आता है, पहले यहां तक क्या था, सनातन धर्म था इंडिया में। अब यहां पर क्या आ जाता है, ब्राह्मणिज्म। अब ब्राह्मणिज्म आ जाता है लेटर वैदिक एरिया में, जो अपने आप को बहुत ही ज्यादा इंपोज करने की कोशिश करता है, या फिर जो नेटिव्स होते हैं बेसिकली आर्यंस जो होते हैं, बाकी सबको सब्जुगेट करने के लिए क्या कर देते हैं, लेटर वैदिक एरा में। अब लेटर वैदिक एरा से क्या हुआ, ब्राह्मण्स तो नो डाउट बहुत ज्यादा राइज कर गए, क्षत्रियास भी राइज कर गए, उनको किंग बन गए वो, और किंग बन के वो जैसे मर्जी अपने सिस्टम को चला रहे थे। बट एट द एंड ऑफ द डे पीछे चलाने वाला कौन था, ब्राह्मण्स। अब ब्राह्मण्स की सुप्रीमेसी हो रही है, क्षत्रिय भी। अब वर्ण सिस्टम आ चुका है यहाँ पे लेटर वैदिक एरिया में, वही जो हम कहते हैं ना, क्षत्रियास, वैश्यास, ब्राह्मण, शूद्रास, ये वाला सिस्टम। तो ये वाला, अब क्षत्रिय जो है वो भी परेशान है कि अगर राजे ने कोई भी उसमें इवेंट करनी है, वो बोले, ब्राह्मण जाके बोलेगा कि नहीं, इसको इस विधि से करना है, यहाँ पे ये हवन होगा, तो बेसिकली उसको इंपोज करने लगा। किंग कहता है कि मैं तो किंग हूं, इतना बड़ा मतलब कि पूरा एम्पायर का, और मुझे फिर भी इसकी बात सुननी पड़ रही है। वैश्यास आर द ट्रेडर्स, जो ट्रेड एंड कॉमर्स कर रहे हैं। अब इतना टाइम चल रहा है, ट्रेड कॉमर्स हो रहा है, अब जो ये ट्रेडर्स हैं ये भी पावरफुल हो गए। अब ये पावरफुल हो गए, ब्राह्मण्स ने क्या करा, पहले सिर्फ क्षत्रियस को रिकॉग्निशन दे दी कि ठीक है, वी गिव यू द रिकॉग्निशन कि यू आर द किंग नाउ, एंड तुम अपने हिसाब से चला सकते हो। अब वैश्यस के पास भी पैसे आ गए, अब ये कहते हैं कि हमें भी सोशल रिकॉग्निशन चाहिए एक अच्छी, तो ये भी परेशान है ब्राह्मण से। शूद्र तो है ही परेशान, क्योंकि उनकी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, क्षत्रियस भी कर रहे हैं और वैश्यस भी कर रहे हैं, वो तो सभी से परेशान है। तो अब क्या है, ये वर्सेस ब्राह्मण्स हो गए बेसिकली। तो अब ये सारे मिलके क्या करेंगे, एक लिबरल सेक्ट्स बनाएंगे, लिबरल एक रिलीजन, लिबरल एक ऐसे मठ की तरफ जाएंगे कि जहां पर जाके इनको थोड़ी सी शांति मिले। और इनका क्या होगा, वैसे तो इट इज सेड कि भाई, कई कहते हैं कि 60+ सेक्ट्स थे ऐसे हेट्रोडॉक्स, ये ऑर्थोडॉक्स वर्सेस हेट्रोडॉक्स हो रहा है अब यहाँ पे। ऑर्थोडॉक्स कौन से थे, ब्राह्मणिक कल्चर। अब हेट्रोडॉक्स कौन से थे, बुद्धिज्म, जैनिज्म, आजीविका, चरक, ये सारे हम स्कूल्स ऑफ फिलोसफी जब हम पढ़ते हैं तो सॉरी, स्कूल्स ऑफ फिलोसफी नहीं, हेट्रोडॉक्स सेक्ट्स। तो अब उसमें से जो मेन जो आते हैं वो आते हैं बुद्धिज्म और जैनिज्म। अब ये सारे मिलकर स्पॉन्सर करते हैं बुद्धिज्म और जैनिज्म को। और बुद्धिज्म जैनिज्म को क्यों, ताकि ब्राह्मणिज्म से बच पाए। अब क्या हुआ, बुद्धिज्म जैनिज्म आया, उसके बाद राजाओं ने अपने हिसाब से सारा सिस्टम करने लगे। राजा एंड द वैश्यास, द ट्रेड एंड कॉमर्स जो कर रहे हैं हम, उन्होंने क्या करा, उसके बाद एम्पायर्स बनाने लगे। एम्पायर्स में सबसे पहले हमारे पास कौन सा एम्पायर दिखता है हमें इंडिया में आता हुआ, मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर इनको बड़ा फॉलो करते हैं, ठीक है। बट अब तक क्या होता है, अब ब्राह्मणिज्म को लगता है कि यार हमारी खत्म हो रही है सिचुएशन, हमारी जो डोमिनेशन थी सोसाइटी में वो खत्म हो रही है। अब वो क्या करेंगे, हमने वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ा था ना, रेफर्मेशन एंड प्रोटेस्टेंट्स वाला जो कंसेप्ट पढ़ा था, ये किसके अगेंस्ट था। मैं कंसेप्ट की बात कर रहा हूं, चाहे इट टुक प्लेस मच बिफोर दिस इवेंट, ठीक है। अब इंग्लैंड में जब हमने पढ़ा था इसको, प्रोटेस्टेंट्स जो थे वो चर्च के अगेंस्ट हो गए थे,
तो कुछ टाइम तक तो प्रोटेस्टेंट्स बड़े अच्छे, उनको रिकॉग्निशन भी मिली, लोगों ने उसको पसंद भी करा, बट चर्च का तो नुकसान हो रहा था। चर्च ने बोला मैं बताओ क्या करूं, इसको बोला गया रेफर्मेशन। चर्च बोलता ठीक है, अगर मतलब कि मुझे अपनी सोसाइटी में जगह वापस चाहिए तो मैं अपने आप को ठीक कर लेता हूं। सो दे अंडर को काउंटर रेफर्मेशन, कि चर्च कहती है ठीक है, तुम्हें लोगों को कहती है कि तुम्हें मेरा विश्वास तो है ही आज तक, मैं अपने आप में जो मेरे में सोशल इवल्स तुम्हें लगते हैं या गलत प्रैक्टिसेस है वो मैं ठीक कर लेता हूं। सेम अब यहां पर हो गया। अब बुद्धिज्म, जैनिज्म या और हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स जो थे, उन्होंने बता दिया कि नहीं, वी डोंट लाइक ब्राह्मणिज्म। सोसाइटी ने बता दिया कि नहीं, जो आपके रिचुअल्स हैं, जो आपकी रिजिडिटी है और जो एक प्रिविलेज लाइफ पे आपका हक है वो सभी का होना चाहिए। ब्राह्मण्स कहते ठीक है, वी विल काउंटर रिफॉर्म आवरसेल्व्स। अब काउंटर रिफॉर्मेशन ब्राह्मणिज्म जब करता है तो गुप्ता पीरियड आ जाता है। अब गुप्ता पीरियड आपको क्या दिखेगा कि ब्राह्मणिज्म की तरफ ज्यादा जाता हुआ दिखेगा एंड बुद्धिज्म, जैनिज्म को कम पैट्रोनेज मिलेगी, अब रॉयल पैट्रोनेज। उसके बाद आ जाता है पोस्ट गुप्ता पीरियड। अब पोस्ट गुप्ता पीरियड्स में क्या शुरू हो रहा है, फ्यूडलिज्म। जो यहां तक पैसे, मनी इकोनॉमी की बात चल रही है यहां तक, अब यहां पे लैंड आ जाती है, लैंड बिकम्स द सोर्स। अब जो अगर कोई ऑफिसर है किसी एम्पायर में, उसको पैसे नहीं मिल रहे, उसको लैंड ग्रांट मिलती हुई दिखेगी आपको। अब लैंड ग्रांट मिलने की वजह से क्या हुआ, लैंड एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इकोनॉमी बन गया। अब लैंड इकोनॉमी में दोबारा से वही बात आ गई रिकॉग्निशन की। अब रिकॉग्निशन से क्या हुआ, ब्राह्मणिज्म बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया। और जो हाँ जी, और जो बहुत सारे लैंड ग्रांट्स की वजह से, अब कई क्या हुआ कि लैंड ग्रांट्स, एक किसी ऑफिसर ने अच्छा काम करा, उसको एक पीस ऑफ लैंड मिल गया, उसने दोबारा से कोई अच्छा काम कर दिया, तो ऐसे करते करते एक ही लैंडलॉर्ड के पास अपनी बहुत सारी जमीन हो जाती थी। अब बहुत सारी जमीन होने का मतलब एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है उस टाइम पे। एग्रीकल्चरल इकोनॉमी का मतलब ज्यादा जमीन, ज्यादा प्रोडक्शन और ज्यादा उसको बेच के पैसे, यानी कि पावरफुल हो गया। अब वो लैंडलॉर्ड्स पावरफुल होके क्या बन जाते हैं, राजपूत। राजपूत बनने का मतलब क्या है, डिफरेंट छोटे छोटे एम्पायर्स बनते हुए दिखेंगे अब आपको। एंड दिस गिव्स राइज टू फुल फ्लेजेड फ्यूडलिज्म। फुल फ्लेजेड फ्यूडलिज्म उसके बाद फ्लो डाउन करेगा कि लैंड जो है वो बेसिक सोर्स ऑफ आपकी सोसाइटी बन जाएगा। कि लैंड के हिसाब से आज भी हम यही देखते हैं कि अगर किसी से हम पूछते हैं कि हाउ मच प्रॉस्परस यू आर, हम क्या पूछते हैं कि कितनी जमीन है बताओ। आज की डेट में भी यही हमारा है। या फिर कितनी कैटल है, कैटल चलो सेकंड नंबर पे पूछ लेते हैं, कितनी आपके पास कैटल है वो बताओ, या कितनी जमीन है। तो प्रोस्पेरिटी हमारे लिए आज भी किन दो मतलब कि एंगल्स से पता लगती है, लैंड एंड कैटल। अब वैदिक और लेटर वैदिक को पढ़ने से पहले हम आर्यंस के बारे में डिस्कस करेंगे, अब जिनकी वजह से वैदिक एज आया। अब अभी आर्यंस कहने से पहले हम क्या उन्हें बोलेंगे, देवर नोमैडिक पीपल। नोमैडिक का मतलब क्या है, जो हमने भेड़ बकरी, आज भी हम कितने देखते हैं भेड़ बकरी लेके अपना कैमल्स को बेसिकली हम देखते हैं, बंजारास जो होते हैं वो मूव आउट करते रहते हैं इधर से उधर। तो क्या हुआ है, अब ये एक नोमैडिक लोग हैं जो रह रहे हैं नॉर्थ वाली साइड पे, नॉर्थ ऑफ रशिया या आर्कटिक या नॉर्थ पोल ये वाला एरिया, अभी इनसे श्योरिटी नहीं है। सो दे वर नोमैडिक पीपल जो पूरी दुनिया में ट्रैवल कर रहे थे। अब ट्रैवल क्यों कर रहे थे, क्योंकि अपर एल्टीट्यूड्स में क्या हुआ, ठंड होगी। ठंड की वजह से जो ग्रासलैंड्स थे वो कम हो गए। अब ग्रासलैंड्स कम हो गए, मतलब कि जहां पे वो अपनी पास्चर्स को, अपनी भेड़ बकरियों को, काओ को, बुफेलो को चराते थे, वो एरिया खत्म हो गया। अब उन्हें चाहिए तो सही, तो उन्होंने क्या करा, ये नॉर्थ वाली रीजन से सारी डायरेक्शंस में मूव करना शुरू कर दिया। यूरोप में भी निकल गए, चाइना मंगोलिया भी निकल गए, रशिया भी निकल गया। रशिया चलो है ही है, बट स्टेपेज वाले एरिया में आ गए। उसके बाद नीचे और ट्रैवल करे, ईरान वाली साइड पर आ गए, उधर से आपका टर्की वाली साइड पे निकल गए। तो पूरे वर्ल्ड में ये फैल रहे हैं। बट हमने अब कौन से लोग देखने हैं, कॉकस वाला रीजन आपको बताया था, आर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया वाला, ये वाला एरिया, ब्लैक सी, कैस्पियन, ये आपका मेडिटेरेनियन सी आ गया, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, अराल सी। इसके ऊपर क्या है, रशिया है, ठीक है। और यहां पर क्या है, बेसिकली आपके स्टेपेज। ये ज्योग्राफी में जब आप पढ़ोगे ना तो है ग्रासलैंड्स है। ये ग्रासलैंड्स का मतलब बड़े बड़े घास, 5-5, 6-6 फुट के, 10-10 फुट के घास है सिर्फ। तो वहां पर घास होने की वजह से क्या है, जो कैटल है वो मतलब कि खाना खा सकती है अपना,
पास्चर्स के लिए उनके लिए लैंड एनफ है, बट अब क्या है, वहां पर हो रही है ठंड, हो रही है ठंड की वजह से वो स्टेपेज और ग्रासलैंड जो रहे हैं वो कम हो रहे हैं, तो दैट मीन्स इनको जगह चाहिए अब कहां पे अपनी भेड़ बकरियों को, तो ये क्या करेंगे, ये नीचे नीचे मूव करना शुरू करेंगे अब सारी जगह से। देखो कैकस वाला रीजन ये वाला देख लो, एंड टुडे मॉडर्न अगर आपने आइडिया लेना है तो जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, ये वाला एरिया, ठीक है। एंड दे स्टार्टेड देयर माइग्रेशन विच इज सेड टू स्टार्ट बिटवीन 3000 टू 2000 BCE। अब ये देख लो ग्रासलैंड्स, अब ऊपर आपका आ गया नॉर्दर्न पार्ट ऑफ रशिया आ गया, या इसके ऊपर आ जो आर्कटिक सर्कल वाली साइड पे आ गया। अब ये जो सारा आपको ग्रीन साइड दिख रहा है ना, ये स्टेपेज, ये है आपके ग्रासलैंड्स। अब यहां पर ऊपर तो चलो हो ही नहीं सकती कोई भी वेजिटेशन बिकॉज ऑफ लो टेम्परेचर। अब यहां पर भी क्या है, क्लाइमेट चेंज की वजह से उसका इफेक्ट आने लग गया, सो दे स्टार्ट मूविंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन। अब इस डायरेक्शन यहां पर लोग आ गए फॉर एग्जाम्पल, तो उन्होंने क्या यहां पर भी मूव करे, यहां पर भी मूव करे, यहां पर भी मूव करे और टुवर्ड्स यूरोप भी निकल गए। अब इन्होंने आगे जाके क्या एम्पायर्स बनाए, वो हमारे लिए सेकेंडरी सोर्स है, बट जो हमारा मेन है ना मोटिव, वो ये 3 ब्रांचेस का। 3 ब्रांचेस का क्यों, ये आगे ये टर्की वाली साइड पे आ गए, हतीती इसको कहते हैं, हतीती एम्पायर, इधर आपका ईरान आ गया, इराक आ गया, और इधर से ये आ गया। इधर से जब ये नॉर्थ से आ रहे हैं तो एक हमने पढ़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन में BMAC, मैंने आपको बताया था कि BMAC यहां पर एक ट्राइब था, BMAC, इसको देखना दोबारा से। तो BMAC मैंने बोला था कि इट इज अ ट्राइब आउटसाइड द इन्फ्लुएंस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, एंड इट इज सेड कि ये जो लोग यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, इन्होंने इसको इन्फ्लुएंस करा BMAC वाले ट्राइब्स को बहुत ज्यादा। तो अब जो मेन आएगी ब्रांच, एक तो ईरान इराक में बेबीलोन, उस टाइम पे बेबीलोन, इलम, या फिर इधर BMAC रीजन, उस अगर हम इतने 3000-2000 BCE की बात करें तो यहां पर आ रहे हैं। तो ये वाले लोग अब इंडिया में क्यों नहीं आ पा रहे, इंडिया BMAC वाली साइड से, बिकॉज ऑफ हिमालयस, ये नहीं आ पा रहे, इसलिए ये जम्मू वाली साइड से एंटर करने की कोशिश करेंगे। बट इनके लिए क्या है, हिंदकुश वाला रीजन का एरिया, हिंदकुश आ गया, सुलेमान माउंटेन्स आ गए, बलूच का प्लेट्यू आ गया, बलूच के प्लेट्यू से नीचे आके गुजरात का प्लेट्यू, ये देखो हिंदकुश आ गए, सुलेमान, ये बलूच का प्लेट्यू, उसके बाद ये गुजरात का प्लेट्यू शुरू हो गया। तो ये वाले रीजन में जो पासिस होंगे, खैबर पास, बोलन पास, गोलन पास, यहां से ये एंटर करेंगे पंजाब इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रादर। देखो हर डायरेक्शन में जा रहे हैं, बट हमारे लिए क्या पर्पस हमने देखना है इसको, ये वाला रीजन हमारा खास इस पे रहेगा, बिकॉज दे आर द इंडो यूरोपियन लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल हु बिलोंग टू इंडो ईरानियन रीजन। इसको समझ लो, इंडो यूरोपियन इनकी लैंग्वेज है और इंडो ईरानियन इनका प्लेस है। सो दे आर द पीपल हु विल इन्वेड इंडिया और कम टू इंडिया। ये इन्वेजन वाला पॉइंट भी अभी है नहीं कि डिड दे इन्वेड इंडिया कि या फिर डिड दे माइग्रेटेड टू इंडिया। सो ये वाला इशू है अभी। इट इज बिलीव दैट द पीपल फ्रॉम स्टेपेज ऑफ यूराल माउंटेन्स हमने पढ़े थे, यहाँ पे ये स्टेपेज आ गया आपके, यहाँ पे यूराल माउंटेन्स आ जाते हैं। सो स्टेपेज ऑफ यूराल माउंटेन से इन्होंने नीचे ट्रेवल करना शुरू करा टुवर्ड्स ईरान, टर्की, इराक, अफगानिस्तान एंड अल्टीमेटली टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट, क्योंकि वहां पर ठंड होने की वजह से पास्चर्स के लिए लैंड कम हो रही थी। सो दे हैड नो अदर ऑप्शन देन टू माइग्रेट इन ऑल डायरेक्शंस। अब रूट ऑफ आर्यंस 15,000 BCE में के आसपास इन्होंने कौन सा रूट फॉलो करते हैं, प्लेट्यू ऑफ ईरान, यहां पर आपका बेबीलोन आ जाता है विच इज टुडे कॉल्ड इराक, एंड उसके साथ में आ जाता है इलम विच इज टुडे कॉल्ड ईरान। ये वाले रीजन से आके दे केम इन इंडिया इन फेजेस, कभी 100 का जत्था आ गया, कभी 50 का जत्था आ गया, तो ऐसे ऐसे करके ये फेजेस में आए इंडिया में। एंड इट इज बिलीव्ड कि इन आर्यंस
came to India in around 1500 BCE। और इस टाइम पर हमने क्या बोला था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन भी खत्म हो रही है। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को आर्यंस ने बिल्कुल ही वाइप आउट कर दिया। हमने एक पढ़ा था ना थ्योरी कि शायद कोई ऐसी इन्वेजन हो सकती है जिसमें सारी सिविलाइजेशन ही खत्म होगी हो। सो इट इज बिलीव्ड कि वो आर्यंस थे जिन्होंने सारी वाइप आउट कर दी। अब ट्रैवलिंग इन सर्च ऑफ पाशेस, दे आर इंडो यूरोपियन स्पीकिंग इंडो ईरानियन पीपल। इस चीज को अच्छे से याद कर लेना। अब हमें कैसे पता लगता है कि जो लोग इंडिया में आए, हम ये कह रहे हैं कि इसके बाद ये ईरान इराक वाला रीजन है, इसके बाद इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाला रीजन शुरू हो जाता है। अब हम ये कैसे कह सकते हैं कि जो यहां पर एबीसी लोग आए, बैच आया, वही यहां आया, या वही यहां आया, या वही लोग सदर्न रीजन ऑफ रशिया में रह रहे थे? कैसे पता लगता है हमें? के साइट्स ऑफ आर्यंस जिन्होंने बेबीलोन को मतलब कि जब आर्यंस बेबीलोन वाले इराक रीजन में गए तब इन्हें क्या बोला गया? केसाइट्स। वहां पे आर्यंस नहीं बोल रहे, इनको केसाइट्स बोल रहे हैं। ये देखो, ये रहा बेबीलोन वाला रीजन, इट इज टुडे कॉल्ड इराक, इराक वाला रीजन है ये। इनके हमें काफी ऐसी इंस्क्रिप्शंस मिलती हैं जिसमें संस्कृत के वर्ड्स का यूज होता है। सो दैट मीन्स जो संस्कृत एक इंडो यूरोपियन, अगर आप लिंग्विस्टिक चार्ट हम आगे देखेंगे तो इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं बेसिकली, उन्हीं से सारी लैंग्वेजेस आगे डेवलप हुई हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे बेबीलोन में है, यहां पे इनकी स्क्रिप्ट्स में हमें अश्व, रथ, ये दो वर्ड्स मिले हैं जो संस्कृत से रिलेटेड हमें लगते हैं। ठीक है, अश्व का मतलब हॉर्स एंड रथ का मतलब चैरियट्स। ईरान इलम रीजन भी इन्होंने सारा इन्वेट करा। अब ये हाटी, मितानी और इलम, बेबीलोन, इन सभी के इंस्क्रिप्शंस में हमें एक चीज मिलती है कि इन्होंने ये बोला हुआ है कि दे टॉक समथिंग रिलेटेड टू एन इन्वेजन फ्रॉम नॉर्दर्न साइड बाय सम हॉर्समैन। सभी ये बात बोल रहे हैं, ये सारा रीजन जो है अपनी इंस्क्रिप्शंस में बोल रहा है। तो कि नॉर्थ से कोई लोग आए, घोड़ों पे आए थे, चैरियट्स पे आए थे, और उन्होंने आके हम पे अटैक कर दिया। तो इसलिए हमें ये लगता है कि ये सारे लोग हैं, ये सारी जो बेल्ट है, ये एक ही लोग हैं, दे आर इंडो यूरोपियन स्पीकिंग पीपल, इंडो ईरानियन, जिन्होंने यहां पर आके कंट्रोल करा। तो हमें कैसे पता लगता है कि ये वही लोग हैं जो इधर बेबीलोन में भी घूम रहे हैं, हती में भी घूम रहे हैं, उधर यूरोप में भी निकल गए? दैट इज बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ संस्कृत वर्ड्स लाइक अश्व एंड रथ, एंड सेकेंडली ऑफ अबाउट द दिस इन्वेजन थिंग फ्रॉम नॉर्थ। अब एक बार दोबारा से मैप में, तो ठीक है, यूरल माउंटेन्स आपके आगे, स्टेपेज आगे, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, अराल सी, ये अनातोलिया वाला रीजन आ गया। अनातोलिया इज मॉडर्न टर्की, बेबीलोन इराक, ईरानियन एरिया आ गया। आना कहां पर है सामने इन्होंने? इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आना। सब ये आपको पिक्चर समझ आ गई कि कौन कहां से आ रहा है। अभी आने के बाद क्या होगा वो अलग बात है, बट ये कहीं तो पैदा हुए होंगे, कहीं से तो ये मूवमेंट हुई है। आर्यंस की अगर हम बोले कि सम फ्यू पीपल से कि भाई आर्यंस आर ऑफ इंडियन ओरिजिन, बट अगर हम उनके जेनेटिक्स में जाएं या फिर लैंग्वेज, बेसिकली क्या है, लैंग्वेज को स्टडी करते हुए जाते हैं कि आखिर एक जो रेस ऑफ पीपल है, कास्ट ऑफ पीपल है, वो ओरिजिनेट कहां से हुई। तो दैट इज वेरी मच डेवलप्ड बाय दिस लैंग्वेज थिंग। अब ठीक है, वी आर अनकंफर्टेबल विद द व्यू दैट ऋग्वैदिक पीपल आर नॉट नेटिव्स। हमें बड़ा अजीब लगता है सुनने में कि नहीं जी, आर्यंस जो है वो तो इंडियंस ही थे, बड़ा अनकंफर्टेबल लगता है। बट जेनेटिक्स एंड लैंग्वेज स्टडीज, लिंग्विस्टिक स्टडीज, अगर कोई एंथ्रोपोलॉजी लेता है तो उसको बड़े ही डिटेल में पढ़नी पड़ेंगी चीजें। ये एंथ्रोपोलॉजी, उसका कारण क्या कि आर्यंस के फीचर्स जो थे वो अलग थे, और जो नेटिव्स इंडिया में रह रहे थे। अब अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म होगी, मान ली बात, बट पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इतना सा पार्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, बाकी तो लैंड ही है। लोग तो रह ही रहे हैं, चाहे हमें उनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, कुछ नहीं पता हमें, बट लोग तो रह रहे हैं ना। तो यानी कि वो कौन हो गए यहाँ के? नेटिव्स। अब जो एक टेम्परेट रीजन ऑफ कंट्री, सॉरी एक गर्म देश में रह रहे हैं लोग, ठीक है ना, तो उनका मेन फीचर क्या होगा? उनका जो रंग होगा वो थोड़ा सा
काला में होगा, ब्लैकिश में होगा, पक्के में रंग होगा। और जो आर्यंस ठंडे देश से आ रहे हैं उनका रंग क्या होगा, गोरा होगा। और यही वो आर्यंस अपने आप को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं कि नहीं, वी बिलोंग, मतलब कि जो हमारा रंग है वो साफ है एंड यू बिलोंग टू अ डार्क कलर टोन, इसलिए यू आर इंफीरियर टू अस। तो ये इनका मेन मुद्दा बनेगा स्टार्टिंग में डिवीजन का, रंग के आधार पे, और जो बाद में जाके डेवलप होगा इन द फॉर्म ऑफ वर्ण सिस्टम। बट अभी भी बात क्या है कि गंगा यमुना में जा नहीं सकते। उसका कारण क्या, अभी भी ब्रॉन्ज ही चल रहा है, आयरन अभी पता नहीं है इनको भी। हॉर्सेस चाहे आगे, चैरियट्स आगे, बट आयरन की अभी इनको नॉलेज नहीं है। सो अभी ये क्या करेंगे, अपने आप को मोर और लेस ये सप्त सिंधु वाले रीजन में ही या गंगा के इधर इधर रहेंगे। बस कहने का मतलब कि गंगा यमुना बेसिन के टुवर्ड्स वेस्टर्न साइड में ही रहेंगे ये, क्योंकि वहां पर डेंस फॉरेस्ट नहीं है इतने ज्यादा। और ये मूव कहां पे कर रहे हैं, हिंद कुश से आ रहे हैं, इधर सुलेमान माउंटेन से आ रहे हैं, और इधर बलूच और गुजरात के प्लेटू से आ रहे हैं। यहाँ पे पासिस है बेसिकली। तो यहां से ये ईरान वाली साइड से इधर हमें इंडिया में एंटर कर रहे हैं। एंड दे सेटल डाउन इन द शिवालिक्स, दैट इज फुटहिल्स ऑफ हिमालयस। फुटहिल ऑफ हिमालयस का मतलब क्या, तराई का रीजन, जहां पे जो फॉरेस्ट है वो भी इतना ज्यादा डोमिनेंट नहीं है, स्टोन्स भी मिल रहे हैं, केव्स भी मिल रहे हैं, रहने की जगह भी मिल रही है, पानी भी मिल रहा है। एग्रीकल्चर नो डाउट इनको पता था, बट वो इनका सेकेंडरी ऑक्यूपेशन था। प्राइमरी क्या था, प्राइमरीली इट वाज ए पास्टोरल इकोनॉमी, कि कैटल, भेड़ बकरियों को एक जगह से दूसरी जगह लेके गए, उन्हीं को यूज करके मिल्चिंग कर ली, उन्हीं से एग्रीकल्चर करा लिया, उन्हीं का मीट खा लिया। सो ऐसे ही अपना गुजारा करते थे। अभी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी नहीं कह सकते इसको हम, कि होली सोली एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। अब इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस की हम बात कर रहे थे, उसमें से एक ब्रांच निकलती है इंडो ईरानियन लैंग्वेजेस की। इंडो ईरानियन से इंडो आर्यन लैंग्वेजेस। इंडो आर्यन लैंग्वेजेस में क्या होता है, सबसे पहले वैदिक संस्कृत बनती है, ठीक है। वैदिक संस्कृत से भी रीजनल लैंग्वेजेस बनने लग जाती है, प्राकृत, पाली, अर्दी मगधी, या फिर अपभ्रंश। अपभ्रंश क्या होता है, लोकल डायलेक्ट्स। अगर हम आज भी पंजाब की बात ही करें, डायलेक्ट्स अलग है, माझा, मालवा, दोआबा। आप सिर्फ दरिया पार करो, कितना ज्यादा आपको उसमें पता लग जाता है लैंग्वेज में कि नहीं यार, अगले की बोली से पता लग जाता है कि कौन से एरिया को बिलोंग करता है। सो दीज आर कॉल्ड अपभ्रंश। अपभ्रंश की ज्यादा, उससे क्या हुआ, उसके बाद क्या डेवलप होती है लैंग्वेजेस, हिंदी, मराठी, बंगाली, गुजराती, पंजाबी, उड़िया, सिंधी, मैथिली, भोजपुरी एंड ऑल दी अदर लैंग्वेजेस जो आज हम देखते हैं। सो द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस इज इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस। वो कौन से लोग थे जो इंडो यूरोपियन में से निकल के इंडो ईरानियन में से आए, और हमारे जो इंडियन, जो आज डाइवर्सिटी की बात करते हैं हम लैंग्वेज के आधार पे, दैट इज दिस इज द स्टोरी। सब कॉन्सेप्ट सारा रेडी हो गया, कौन लोग हैं, क्या मतलब कि कौन सी भाषा बोल रहे हैं, क्या उनका रहने का स्टाइल है, कैसे वो अपना खाने पीने का देखते हैं, क्या एग्रीकल्चर है, क्या इकोनॉमी है, तो सारा हो गया। तो अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। अब हमने यहां तक तो पहुंचा दिया था मैंने आपको, हिंद कुश, सुलेमान और प्लेटूज वाले रीजन से। अब उनको अंदर एंटर करवा देते हैं हम 1500 BCE में एंटर हो गए। अब ये देखो कहां तक ये डेवलप हो रहे हैं, ये गंगा यमुना के इधर इधर ही जा रहे हैं, ज्यादा मतलब कि इसके पास नहीं आ रहे, इसके बेसिन में नहीं जा रहे। उसका कारण क्या, आयरन अभी तक नहीं है, और आयरन जब आएगा तभी ये उन्हें डेंस फॉरेस्ट को क्लियर कर पाएंगे। खैबर पास, गोलन पास, बोलन पास, अब आपने ये सारे ट्रेस आउट करने हैं कि आज भी हैं ये खैबर पास, बोलन पास, गोलन पास, ये सारे ट्रेस करके लाने हैं पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान वाले मैप भी आपको यूज करने पड़ेंगे इसमें, ठीक है। एग्रीकल्चर वॉज ए सेकेंडरी ऑक्यूपेशन एंड इट वॉज सब्सिस्टेंस मॉडल। सब्सिस्टेंस मॉडल का मतलब क्या, सिर्फ उतना ही कमाओ जितना खाओ, जितना खाना है हमने। अगर मेरी भूख एक मतलब कि अगर हम कहें एक फिक्स्ड क्वांटिटी है, तो मैं सिर्फ उतना ही उगाऊंगा एग्रीकल्चर में। अगर मेरे को मिल्क उतना चाहिए तो मैं कैटल से उतना ही मिल्क लूंगा। अगर मेरे को मीट खाना है तो मैं उतना ही मीट यूज करूंगा, मैं ज्यादा स्टोर नहीं करूंगा चीज को भी। तो सब्सिस्टेंस मॉडल है। और हिंद कुश माउंटेन्स और पंजाब वाले रीजन में ये सेटल डाउन हो जाते हैं अराउंड 1500 BCE। अब जब आप आर्यंस को पढ़ोगे ना, कंसेप्ट आपको मिलेगा बलख, बहिल का। ये आज भी रीजन है, इट इज रीजन इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में ये आज भी रीजन है। इसका मतलब क्या होता है, बाहर का। बलख का मतलब होता है बाहर का। अब बाहर का मतलब क्या है,
एक था कंसेप्ट ब्रह्मवर्त का, एक था आर्यवर्त का। ब्रह्मवर्त मतलब कि जहां पे पहले लोग रहते थे। अब अगर इंडो ईरानियन रीजन है, ये ईरानियन इंडो ईरानियन रीजन आ गया, सबसे पहले यहां पर आए थे आर्यंस, उसके बाद यहां पर मूव कर गए। अब जब ये यहां पर आर्यंस मूव कर गए तो आर्यंस कहते हैं कि जो यहां पे लोग रहते हैं वो असली आर्यंस है, ये बाहर के हैं। यानी कि इनके लिए आर्यवर्त ये हो गया, ब्रह्मवर्त ये हो गया, एंड ब्रह्मवर्त इज बलख, यानी कि बाहर का रीजन हो गया। उसके बाद क्या होगा, ये गंगा यमुना के बेसिन में आ जाएंगे। जब इनकी सेटलमेंट यहां पर हो जाएगी तब ये बोलेंगे कि हम आर्यवर्त हैं, ये ब्रह्मवर्त है, यानी कि हम ओरिजिनल इंटरनल आर्यंस हैं और ये बलख के हैं। तो ये बलख एक वर्ड है जिसका मतलब है बाहर का। एंड आज भी बलख बहलका एक जगह है नॉर्थ में, अफगानिस्तान में पड़ती है, तो वहां पर इसका नाम है। जब ये आर्यंस पढ़ते हो ना तो ये वर्ड आता है, तो इसलिए उसके मतलब में अगर मतलब में चले जाओगे आधी स्टोरी वहीं पे समझ आ जाएगी। अब ये वाला रीजन आ गया, एंट्री रूट्स उसके बताए हुए हैं इस मैप में, ये देखो। और ये इधर वाले रीजन से आ गया, ये स्वैट वैली। स्वैट वैली देखी थी, बोला था मैंने आपको, कहां पर है? चलो, उसके बाद दे माइग्रेट टू गंगा यमुना बेसिन। गंगा यमुना बेसिन से फिर और नीचे जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लोग तो रह रहे हैं, वही हमने बात करी थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हमने पढ़ लिया चाहे, बट उसके अलावा भी तो लोग रह रहे हैं इंडिया में। तो वो वाले लोगों को अपने कंट्रोल में लेने के चक्कर में नाउ दे स्प्रेड। अब उन लोगों को अपने कंट्रोल के लेने के चक्कर में क्या होगा, देल फेस रिबेलियंस। अब यहां पर तो नो डाउट बड़े शांत लोग थे, बिकॉज उनको बढ़िया अपना खाना पीना मिल रहा था, एग्रीकल्चर उनका चल रहा था, ठीक है, इसलिए पीस लविंग थे। बट इंटरनली अब क्या स्टोरी डिफरेंट है वो हम आगे इसको पढ़ेंगे। अब ट्राइब्स ऑफ अर्ली वैदिक एज, अब इसमें काफी आपने सुने भी होंगे। भारता क्लैन, ट्राइब्स के नाम बता रहा हूं मैं आपको सिर्फ इसमें, भारता, पुरु, पर्वता, यादू, यहां पर यादू यहां पर भी आ गया, पुरु। महाभारत देखिए किसी ने, देखिए रिलेट कुछ कर पा रहे हो उसके साथ में? भारता क्लैन, पुरु क्लैन, यादू क्लैन, ध्रुयु, गंधारी। इधर आपका अंग आ जाता है, सबसे ईस्ट में आ जाता है अंग, अंगराज कौन था, तो है ना। तो ये हम उसी की बात कर रहे हैं। चाहे अब इसको ऑथेंटिसिटी पे कई लोग इसकी शक करते हैं, कई नहीं करते, चली जा रही है इसकी डिस्कवरीज चल रही हैं इसकी कि भी हुई थी महाभारत की नहीं हुई थी, बट इसके हिसाब से हम पढ़ेंगे तो शायद से हुई थी। तो ये सारे जो मेन आपको हैं ट्राइब्स दिखेंगे। अब यही ट्राइब्स आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, जन में। ये जन किस में डेवलप हो जाएंगे, जनपद में, और जनपद किस में हो जाएंगे, महाजनपदास में। सो मेन इसको ना आइडिया होना चाहिए आपको, और खासकर ये वाला रीजन जो है मगधा वाला, ये बड़ा एक्टिव रहेगा हमेशा। अब यहां पर पोट्री की बात तो करनी पड़ेगी हमें, बिकॉज आर्ट एंड कल्चर की बात है कि अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म होगी, उसके पोट्री के अपने फीचर्स थे। और जो हमें वैदिक एज की पोट्री मिल रही है दैट इज कॉल्ड पेंटेड ग्रेवियर पोट्री। अब ये कहां पर मिलती है हमें, वेस्टर्न गंगा प्लेन में, गंगा से इधर इधर, एंड घग्गर हकरा रिवर, राजस्थान वाला रीजन जो आ गया आपका। ग्रे पोट्री है जिसपे ब्लैक से काफी डिजाइन्स करे गए हैं। विलेज एंड टाउन सेटलमेंट्स की बात, इससे हमें पता लग जाता है कि एक सभ्य समाज की सेटलमेंट होगी है। अगर एक पॉटरी हो रही है, बेसिकली आर्ट आ गई है एक जगह में। अब आर्ट्स कहां पर होगी, जहां पे लोग खुश होंगे, जहां पे उनको अपनी डेली की जो नीड्स है वो उनकी पूरी हो रही होंगी। उसके बाद उनके पास जो लेजर टाइम मिलता है उसमें क्या फॉलो करेंगे, वो आर्ट्स को। अब रेड सरफेस भी मिल जाता है कि कई रेड बर्तन भी मिल जाते हैं। पॉलिश्ड है, पॉलीक्रोम है। पॉलीक्रोम का मतलब एक से ज्यादा मेटल्स की उसमें ज्योमेट्रिकल डिजाइन्स, मोटिव्स बने हुए हैं, ज्योमेट्रिकल डिजाइन्स बने हुए हैं। उसके बाद परफोरेटेड छन्नी कैसे होती है, जैसे हम छन्नी वाला काम जो होता है वो परफोरेटेड का, इट वाज यूज्ड फॉर स्ट्रेनिंग द लिकर।
उसके बाद पोट्री जो है सबसे ज्यादा यूनिफॉर्म यहां पर हमें मिलती है। उसके बाद लग्जूरियस पोट्री भी मिलती है, कोई ज्यादा मतलब कि अच्छी लग्जरी टाइप आइटम हो जाती है। उससे हमें क्या पता लग जाता है कि आर्यंस के अंदर भी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन थी, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, कि आर्यंस खुद में भी डिवीजन क्लासेस में डिवाइडेड थे। सो दिस इज द आर्ट रिलेटेड विद द पेंटेड ग्रेवियर। बट आर्ट एंड कल्चर जब हम इसको पढ़ेंगे, अलग से टॉपिक लेंगे पूरा, उसमें सारा स्टोन एज से लेके टिल मॉडर्न टाइम्स, उसमें आर्ट एंड कल्चर में पूरा अच्छे से इसको डिफाइन करेंगे फोटोज के साथ सारा ना। अभी इसकी बेसिक्स ही देख लो, ये है इसका, ये परफोरेटेड आ गया, पॉलीक्रोम आ गया, मोटिव्स बने हुए हैं, ये देख लो। सो आर्ट एंड कल्चर में तो हम इसको बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया करेंगे। अब कौन कौन क्या कहता है कि आर्यंस आए कहां से? आर्यंस नो डाउट द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी इज फ्रॉम द नॉर्दर्न रीजन्स। तो बाल गंगाधर तिलक क्या कहते हैं कि आर्यंस का जो असली घर था दैट वाज आर्कटिक, इन हिज बुक कॉल्ड द आर्कटिक होम इन द वेदास। ये बुक का नाम भी याद रखना, किसने लिखी है एंड उसमें बेसिक व्यू क्या दिया उन्होंने, ठीक है। एंड उन्होंने क्या बोला कि 8000 BCE में उन्होंने अपना माइग्रेशन स्टार्ट कर दिया इन द सर्च ऑफ पास्चर्स। बट कई लोग कहते हैं कि आर्यंस जो थे बेसिकली वो इंडिया से बाहर गए और उन्होंने सारे वर्ल्ड की सभ्यता सिविलाइजेशंस को बनाया, बट ये ज्यादा स्टैंड नहीं कर पाती थ्योरी। एंड हिंदू नेशनल मैक्स म्यूलर कौन था, पढ़ा था हमने। उसके बाद दयानंद सरस्वती, ही सेड कि आर्यंस का जो असली घर था वो तिब्बत था। उसके बाद भी थी बाल गंगाधर तिलक, वो कहते आर्कटिक से आए हैं। गोलवलकर, ही सेड कि आर्यंस बिलोंग टू नॉर्थ पोल। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि आर्यंस जो थे वो इंडिया अफगानिस्तान वाले रीजन में कहीं पे ओरिजिनली रहते थे, उसके बाद दे ट्रेवल्ड है। एंड औरबिंदो घोष क्या कहते हैं, बेसिकली द्रविडियंस थे, वो अपने आप को मैच्योर करके, क्या द्रविडियंस कौन से जो साउथ इंडिया में आज हम काउंट करते हैं इनको, कि वो अपने आप को उसमें से एक पर्टिकुलर सेक्शन ने अपने आप को मैच्योर कर लिया और उन्होंने आर्यंस की फॉर्म ले ली। और जो मतलब कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जिसको उसने हराया वो साउथ में मूव करके, एंड दे फाउंड अनदर द्रविडियंस। तो हर एक की अपनी अपनी थ्योरी है इसमें। अब हम इसको इन्वेजन थ्योरी नहीं कह सकते, उसका कारण क्या, बिकॉज अब हमें काफी हद तक ये पता लग गया कि दे माइग्रेटेड टू इंडिया, ठीक है, एंड अराउंड 1500 BCE। अब 1500 BCE में जब वो आए तो ऑब्वियसली कोई सामने खड़ा होगा, कोई इंसान तो होगा, उसको सबको मिलके इन्होंने दबा दिया। अब वो लोग कौन थे, देवर मंगोलॉइड्स, नेग्रिटोस एंड द्रविडियंस। ये लोग वो थे जो चाइना वाले रीजन से आ रहे हैं, ऊपर चाइना वाले तिब्बत वाले रीजन से आ रहे हैं। नेग्रिटोस जो अफ्रीका से माइग्रेट होके लोग आए हैं। एंड द्रविडियंस दे आर सेड टू बी द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया, जो उस टाइम पर उसको थे। तो जब इनका क्लैश हुआ आपस में, तो इन्होंने क्या करा, जो सदर्न एरिया में थे उनको सदर्न साइड पे मतलब कि तंग कर दिया, पुश कर दिया, और जो हिमालयस पे थे, जब ये गए तराई रीजन में, तराई रीजन तो नो डाउट सबके लिए पसंद मतलब कि अच्छी जगह थी, तो जब वहां पर गए तराई रीजन वालों को, लोगों को ऊपर भेज दिया, हिमालयस पे पर्वत के ऊपर भेज दिया, हाई एल्टीट्यूड पे, और जो सदर्न एरिया थे उनको साउथ की तरफ भेज दिया। अब इसीलिए आप देखोगे कि जो पहाड़ी लोग हम देखते हैं, दे मतलब कि उनका डिफरेंट एक स्ट्रक्चर है, मतलब कि उनके फेशियल फीचर्स अलग हैं, उनकी हाइट वगैरह, ये जनरल फीचर्स बेसिकली हम बात कर रहे हैं। जनरली उनके जो फीचर्स हैं वो अलग होते हैं। साउथ में जो लोग हैं उनके जनरली फीचर्स अलग हैं, और जो नॉर्थ इंडिया में आज की डेट में, जिसको हम नॉर्थ इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, ये वाले को काउंट करते हैं हम, तो इनके डिफरेंट फेशियल फीचर्स हैं। उसका कारण क्या है, दे प्रेफर्ड तराई रीजन्स, एंड हमें सारी सिमिलैरिटीज ये जो मैंने आपको बोली थी, रथ और अश्व, ये कहां पे मिलती है, जिंद अवस्था, ज़ोरोस्ट्रियनिज्म एक ये रिलीजन है, इट इज फॉलोड इन ईरान एंड सराउंडिंग एरियाज, और इसमें फायर इज वर्शिप्ड। तो इस रिलीजन के साथ काफी सिमिलैरिटीज मिलती है हमें आर्यंस की। वैदिक लिटरेचर की दो टर्म्स आ गई, श्रुति एंड स्मृति। श्रुति कौन सी, जो मतलब हेवनली कुछ, मतलब कि वो हमें सुने कि भाई हमें भविष्यवाणी होगी, आसमान से भविष्यवाणी होगी, ऐसी की। स्मृति क्या, जो थ्रू लीनियज, थ्रू जनरेशंस मूव आउट करती आ रही है,
वो वाली। अब श्रुतिज और स्मृतिज होगी, बट अब इनका क्या है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये ऋग्वेद जो है ये हमें वैदिक पीरियड की इंफॉर्मेशन देती है, बट इट वाज रिटन इन लेटर वैदिक एज। एंड सामवेद, यजुर्वेद ये हमें इंफॉर्मेशन भी लेटर वैदिक की देते हैं, और ये कंपाइल भी लेटर वैदिक में हो रहा है टुवर्ड्स द एंड। 4 वेदास, ईच वेदास, संहितास, ब्राह्मणास, आर्यंकास एंड उपनिषद। ब्राह्मणास मतलब कि हम बताएंगे कि संहितास, संहितास मतलब 4 वेद, उनमें क्या लिखा है। आर्यंकास जो ऋषि, जो मुनि, जो सन्यासी जंगल में चले गए, वहां पर जाके उन्होंने इंटरप्रिटेशन करी उसकी। बट उसके बाद इन सब के रिजिडिटीज के अगेंस्ट कि नहीं, एक्चुअल में वेदास ये नहीं कह रहे, जो वो कॉम्पोजिशन होती है उनको क्या कहते हैं हम, उपनिषद। अब उपवेद आ जाते हैं उसके बाद, जो एक एक सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं। हर एक वेद के साथ एक उपवेद अटैच्ड है, जैसे धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद, आयुर्वेद, ये सारे आपके आ जाते हैं। अब ये आप बताओगे कौन से वेद के साथ कौन सा उपवेद अटैच्ड है। ठीक है, धनुर, ये आ गया आपका ऋग्वेद, आयुर्वेद, गंधर्ववेद आपका सामवेद के साथ है, यजुर्वेद के साथ धनुर्वेद है, और अथर्ववेद के साथ शिल्पवेद है आपका। अब 4 वेदास। वेद, वेदा इज डिराइव्ड फ्रॉम अ वर्ड विद, VID, फ्रॉम अ संस्कृत वर्ड विच मीन्स टू नो, जानना, किसी चीज को जानना, इसका ये मतलब है। और ऋग्वेद जो है, जो वेदास हैं, दे आर कंपाइलेशन ऑफ प्रेयर एंड हाइम्स, और इनके कॉम्बिनेशन सारे वेदास को क्या बोलते हैं, संहितास। संहितास कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, संहितास जो है ओरल ट्रांजिशन, श्रुति और स्मृति का जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है कि श्रुति जो है वो एक हेवनली बॉडी से आ रहा है, कोई ओमनी प्रेजेंट जो है, जो सुपर सोल है, वहां से आ रहा है, और जो स्मृतिज है वो थ्रू लीनेज, की गुरु का शिष्य था, वही शिष्य बाद में गुरु बन गया, उसने आगे ऐसे ऐसे ट्रांसफर हो रही है चीज। उसके बाद टू अंडरस्टैंड एवरी वेद वी हैव ब्राह्मणास एसोसिएटेड विद ईच वेद, एंड ब्राह्मणास में से जो ऋषिज वेंट टू जंगल, दे इंटरप्रेटेड वेदास एंड दिस इज कॉल्ड आरंक्यास। बट इन सब के अगेंस्ट जो लिबरल व्यू, जो एक्चुअल व्यू बताती है वेदास का, दैट इज कॉल्ड उपनिषद। ये स्मृति और श्रुति आ गया कंसेप्ट। सो एक वेदास का कंपाइल्ड वर्जन आपको समझ आ जाता है। अब ऋग्वेद, अब ये श्रुति है, श्रुति का मतलब क्या था कि ये अब मतलब कि इसकी जो कंपाइलेशन है वो हमें पता ही नहीं है कि किसने करी है, ठीक है। सो इट इज जस्ट पासिंग थ्रू लीनेज, कि एक किसी को भविष्यवाणी हुई या एक ने किसी के दिमाग में आई क्या, या एक्चुअल में सुनी भी होगी तो उसने ट्रांसमिट करी, एंड उसके बाद वो श्रुति होगी। सो इट इज कंपाइल्ड इन लेटर वैदिक एज अराउंड 700 BCE। 10 इसके मंडल्स हैं। फर्स्ट एंड 10th मंडल वर एडेड एट द एंड। उसका रेलेवेंस अभी जब हम पढ़ेंगे इसको तो बताऊं, मतलब कि तो आप बताना कि क्यों ये फर्स्ट और 10th लास्ट में हो रहा है, इन पर्टिकुलर 10th वाला। 1028 हैंड्स, नेचर गॉड्स अग्नि, इंद्र, वरुण। अब नेचर गॉड्स को क्यों ये पूज रहे हैं आर्यंस? लेटर वैदिक एज में हो रहा है, यानी कि एग्रीकल्चरल इकोनॉमी आ चुकी है, और जो पेस्टोरल इकोनॉमी थी वो कुछ हद तक नंबर 2 पे आ गई है, एंड नोमैडिज्म हो गया खत्म। अब सेटल्ड लाइफ शुरू हो गई है, और किंग्स वाला कंसेप्ट आ चुका है, ठीक है। अब बताओ कि नेचुरल गॉड, नेचर के गॉड्स को क्यों पूज रहे हैं? बिल्कुल, अग्नि, कहीं आग ना लग जाए इसलिए उसको पूज लो। इंद्र, बारिश अच्छी हो जाए। वरुण, पानी, यही चीजें चाहिए एग्रीकल्चर के लिए, तो इसलिए इनको पूज रहे हैं। ये इनके 2 काम होते हैं, एक वर्ल्डली अफेयर्स, एक सेलेस्टियल अफेयर्स, तो वो भी हम इनको स्टडी करेंगे। वर्शिप नेचर गॉड्स, क्योंकि इनकी जो सारी प्रोस्पेरिटी है, इनका जो सारा जीवन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, एंड एग्रीकल्चर किस पे डिपेंडेंट है? इन 3 गॉड्स पे। 10th मंडल आता है पुरुष सूक्त।
ये अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है लेटर वैदिक एज में, जो रिकॉग्निशन दे देती है वर्ण सिस्टम को। आदि पुरुष का कंसेप्ट आता है कि ब्रह्मा का बेसिकली, कि जिसने सारा क्रिएट करा है, ये सारी मतलब कि धरती क्रिएट करी है। तो उसमें से 4 वंश की बात करता है कि हेड से ब्राह्मण निकले, आर्म्स से क्षत्रिय निकलते हैं, थाई से वैश्यज एंड फीट से शूद्र निकलते हैं। अब 10th मंडल वॉज एडेड एट द एंड ऑफ द आफ्टर, मतलब कि जब सारा ऋग्वेद कंपाइल भी हो गया उसके बाद इसको ऐड करा। क्यों करा? वर्ण सिस्टम को रिकॉग्निशन देने के लिए, कि ऋग्वेद में तो असल में ये चीज कभी थी नहीं, यानी कि ये चीज बाद में ऐड हुई है। बाद में क्यों ऐड हुई है? क्योंकि तब तक वर्ण सिस्टम पूरा अच्छे से डेवलप हो गया था, जो एक्सप्लॉइट कर रहा था उसके फायदे में और जो एक्सप्लॉइट हो रहा था उसके और उसको दबाने के लिए। 3rd मंडल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें गायत्री मंत्र का मतलब कि जो जाप है वो हमें मिलता है 3rd आपके मंडल में। और ये किसको एड्रेस करता है? गॉडेस अदिति को। गॉडेस अदिति को वर्शिप करने का मतलब कि फीमेल गॉडेसेस का भी कंसेप्ट है यहाँ पर। एंड गॉडेस अदिति इज मदर ऑफ ऑल आदित्यस। आदित्यस का मतलब होता है गॉड, सारे भगवान, सारे गॉड्स की एक मदर है, उसको हम पूज रहे हैं। एंड उनका नाम क्या है? गॉडेस अदिति के नाम पे। एंड ये किस में आ जाता है? आपका 3rd मंडल में, गायत्री मंत्र में। सामवेद, अब उसमें हाइम्स हैं, मतलब कि प्रेयर्स हैं। उन प्रेयर्स को एक तरीके से गाना भी है, तो उनकी मेलोडिकल फॉर्म है। तो क्या है? हाइम्स को गाने का तरीका किसमें बताया गया? सामवेद में। और सामवेद लेज द फाउंडेशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। नेक्स्ट हम यजुर्वेद। अब एक हाइम, एक कोई प्रेयर है, वो हम प्रेयर कर रहे हैं, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई रिचुअल भी होगा कि धूप करनी है, इतना दान करना है, ये करना है, वो तो उससे रिलेटेड जो सारे रिचुअल्स हैं, सेरेमनीज हैं, वो किसमें बताए गए हैं? यजुर्वेद में। अब यजुर्वेद इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, शुक्ल एंड कृष्ण। शुक्ल क्या हो गया? यजुर्वेद जो अनअरेंज्ड से सारी हाइम्स हैं उनको शुक्ल में डाल दिया, और कृष्ण में किसको डाल दिया? जो सारी अरेंज्ड है। अथर्ववेद, अथर्ववेद को बड़ा ही मिस इंटरप्रेट करा गया है। इट इज रिलेटेड विद ब्लैक मैजिक के साथ इसको करा गया है एसोसिएट। बट कहते हैं कि आयुर्वेद एज ए कंसेप्ट अगर हम अथर्ववेद को सही से पढ़ें तो आयुर्वेद मेडिसिन का कंसेप्ट बेसिकली वो अथर्ववेद से आता है। अथर्ववेद में काफी प्रेयर्स थी या फिर काफी हीलिंग प्रोसेसेस के बारे में बताया गया, जिससे कोई अगर बीमारी हुई है तो उसके बारे में हमें इलाज मिल सकता है। तो इसको बड़ा ही मतलब कि इंटरप्रेट गलत करा गया। एंड जो मंत्रज हैं, आज भी लगता है आपको मंत्र में पावर है कुछ, बेसिकली इसमें मंत्र के बारे में लिखा गया। और मंत्र में कई लोगों का विश्वास है कि वो एक शील्ड बना देते हैं, कईयों का नहीं है कि नहीं जो है कि मैं, यानी कि आप मतलब वो है डेस्टिनी का। फिर यानी कि आप ऑर्थोडॉक्स सेक्टर में जब हम पढ़ेंगे उसमें एक है कि इंसान अपनी, एक कहते हैं इंसान अपनी जो डेस्टिनी है उसको खुद लिखता है, एक कहते हैं सब कुछ प्री डेस्टाइंड है कि जो होना वो होना ही है, चाहे आप एक बार में चल लो, जो होना होना है। एक फिलॉसफी जो स्कूल है, जो 6 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी जब हम पढ़ेंगे, 6 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी जब हम पढ़ेंगे, फिलॉसफी को दर्शन भी कहते हैं, तो उसमें कोई कहेगा कि नहीं इट इज ऑल प्री डेस्टाइंड, सिर्फ एंजॉय करो, मटेरियलिस्टिक चीजों को करो। मतलब कोई कहेगा सेंसेस पे रहो, कोई कहेगा कॉन्शियस पे आओ। तो बेसिकली ये लड़ाई चलती रहेगी इनकी। नहीं, वो हम कल पढ़ेंगे अपना। उसके बाद है ब्राह्मणाज, ठीक है। तो ब्राह्मणाज ने क्या बोला कि हिम्स को कौन बताएगा, कौन कि उसमें लिखा क्या, ऋग्वेद में कौन लिखेगा। ब्राह्मणाज बेसिक ब्राह्मण्स कौन थे? ये तो है ना कि कल ब्राह्मण जी प्रीस्टली क्लास थे। इट इज सेड कि 16 प्रीस्टली क्लासेस थी, उसके बीच में से ब्राह्मण्स अपने आप को डोमिनेट करके सबको खत्म करके खुद उन्होंने सारी पोजीशन ले ली थी। तो ब्राह्मणाज जो है बेसिकली दे एक्सप्लेन द हिम, वो बताते हैं कि इसका मतलब ये है। अब अगर किसी के पास एक मोनोपोली आ गई कि इस चीज के बारे में मैं ही समझा सकता हूँ, अगर मैं बोलूं कि आज के बाद जो वेदास वाला कंसेप्ट है पूरी दुनिया में सिर्फ मैं ही जो बताऊंगा वही ठीक रहेगा, तो दैट मीन्स मैं तो जैसे मर्जी यूज कर लूं। अभी मेरी जो इंटेंशन है वो वाइज रहेगी, लेकिन आफ्टर सम टाइम जब मुझे लगेगा कि नहीं यार यहाँ पर अगर इनको गलत बता दूं मैं चीज को तो शायद से मेरे फायदे की हो जाएगी। तो बेसिकली मेरे हाथ में है, मैं से उसको जैसे मर्जी मोल्ड कर लूं।
सो ब्राह्मणर्स ने जब ये मोनोपोली अपने हाथ में ले ली कि जो वेदा में लिखा है, और वेदा उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है वैदिक एज में, लेटर वैदिक एज में, रिलीजन इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलीजन। तो रिलीजन और कॉन्स्टिट्यूशन अगर मेरे हाथ में आ गए तो मैं तो उसको जैसे मर्जी अपने हिसाब से यूज कर लूं। सो दे स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग द हेम्स। ऋग्वेद के साथ ऐत्रेय और कौशितकी ब्राह्मण एसोसिएटेड है, नाम याद करने हैं, ये आने हैं पेपर में। अथर्व के साथ और अथर्वा वेद के साथ सिर्फ एक गोपथ ब्राह्मण है, और बाकी दो के साथ आप ढूंढोगे। सामवेद और यजुर्वेद के साथ कितने काफी सारे होंगे, उसमें मेन के नाम एक बार आपके गो थ्रू होने चाहिए। आरंकास जो ऋषि जंगल में चले गए, वहां पर जाके उन्होंने वेदास को इंटरप्रेट करा, उसके बारे में भी। अब सेम टुडे वी हैव 7 सर्वाइविंग आरंक्यास। अब उसके नाम भी है कि ऋग्वेद के साथ यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के साथ 9 सर्वाइविंग आरंक्यास है। कोई इसके एसोसिएटेड हमें आरंक्या नहीं मिला कि अथर्ववेद जैसे कोई ऐसे ऋषि जो जंगल में गए और जंगल में जाके उन्होंने अथर्ववेद को पढ़ा, उन्होंने ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद इनको ही पढ़ा। सिर्फ ये सारे हमने संहितास पढ़ ली। अब इनको चैलेंज करने कौन आएगा? उपनिषद्स। उपनिषद्स अब बोलेंगे कि नहीं, मोक्ष बेसिकली क्या है, सबका मोटिव क्या है मोक्ष का? मोक्ष का मतलब क्या? रीबर्थ की जो साइकिल है उससे निकलना हमने, क्योंकि इंडियन फिलोसफी के हिसाब से देयर आर रीबर्थ, कि रीबर्थ होना ही होना। जो इंसान है ये घूमता रहेगा रीबर्थ में, और इस रीबर्थ में निकलना है हमने, तो उसके लिए चाहिए मोक्ष। तो ये वेदास, आरंक्यास, ब्राह्मण सारे रिचुअल से क्या कहते हैं? मोक्ष प्राप्ति के। बट उपनिषद आते हैं कि नहीं, अब कर्म मार्ग की तरफ नहीं जाना, रिचुअल्स की तरफ नहीं जाना, ज्ञान मार्ग की तरफ जाना है। दैट मीन्स यू शुड फॉलो उपनिषद्स। अब मोक्ष क्यों इंपॉर्टेंट है इतना ज्यादा? मोक्ष क्यों इंपॉर्टेंट लगता है आपको? कि अगर एक एज ए ह्यूमन बीइंग आप पैदा हो रहे हो तो इट इज मतलब कि एक श्राप है कि आपके लिए वरदान है? बट फिलोसफिकली इसको बोलते हैं कि श्राप है, कि दुनिया पे भोगने आए हो। हम कहते हैं दुनिया पे भोगने आए हैं हम, मतलब कि दुनियादारी में रहने के लिए। अगर हम पुराने जो उसमें पढ़ते थे, कोई सीरियल वगैरह देखते हैं, उसमें भगवान को श्राप क्या मिलता है? कि जाके धरती पे रहे। तो दैट मीन्स द मोस्ट सिंफुल एक्ट इज लिविंग एज ए ह्यूमन बीइंग। अब क्या हो रहा है? एक इंसान है, डेथ हो रही है, डेथ के बाद उसको जलाया जा रहा है, जलाने के बाद जाके ऊपर हवा में मिल रहा है, क्लाउड्स बन रहे हैं, उन्हीं क्लाउड से बारिश हो रही है, बारिश जमीन में पड़ रही है, और उसको कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म खा रहा है। तो दैट मीन्स जो ये सोल है, हम नाश्वर शरीर मतलब कि शरीर और सोल, बॉडी एंड सोल की बात करते हैं जब, तो सोल जो है इनडायरेक्टली वापस आ रही है दुनिया में, उसे कोई कंज्यूम कर रहा है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जो उसके एलिमेंट्स हैं वो किसी और ऑर्गेनिज्म में जा रहे हैं, और ऑर्गेनिज्म में जाने का मतलब कि वो इंसान इसी चक्कर में फंसा हुआ है कि आ रहा है, जा रहा है, दोबारा से जन्म ले रहा है इन अदर फॉर्म, एनिमल की फॉर्म में, कभी किसी की फॉर्म में। तो ये साइकिल से बाहर निकलने के चक्कर में क्या है कि ये वाले साइकिल में नहीं पढ़ना मैंने, कि जब मेरे पास इंसान वाला यानी कि आर फैक्टर, रैशनैलिटी फैक्टर जब मेरे पास आता है तो मैं मोक्ष की प्राप्ति कर लूं। तो इसीलिए मोक्ष, निर्वाण, इसका बहुत ही बड़ा रोल है आज की डेट तक, कि वो कहते हैं कि दोबारा इंसान ये सर्कल में नहीं है ना, बर्थ रिबर्थ के चक्कर में नहीं फंसना मैंने। तो इसलिए क्या हुआ, कर्म मार्ग, उपनिषद क्या कहते हैं, ज्ञान मार्ग की तरफ आओ, तभी आपको मोक्ष मिलेगा। ये है द आउट ऑफ दिस सिलेबस थिंग। जब आप कम पढ़ते हो ना तो आप गॉड को चैलेंज करने लग जाते हो, और जब आप ज्यादा पढ़ते हो तो आपका गॉड में विश्वास बहुत ज्यादा हो जाता है, मेटाफिजिकली बड़ा सोचने लग जाते हो। ये कभी ट्राई करना कि एक अपने आप को ही 10th स्टैंडर्ड में देख लेना, और अपने आप को ही आज देख लेना, अगर आप सीरियसली स्टडीज में इन्वॉल्व हो। जो कम लोग, जो साइंटिस्ट होते हैं ना, बहुत ज्यादा विश्वास करने लग जाते हैं कई बार, और जो मतलब कि जो होते हैं कि यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे किसी के बारे में हमने पढ़ लिया, उसके बारे में हम कहते हैं कोई भगवान नहीं है, कुछ ये नहीं है, कोई रब नहीं है, कुछ नहीं है, मैं ही मैं हूं। तो ये बड़ा रहता है। अब तक क्या हुआ था, ब्राह्मणिक कल्चर में जो रिचुअल्स थे, जो सेरेमनीज थी, इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी थी कि अब वो कहते हैं नहीं, अभी मटेरियलिस्टिक चीज से निकलना है और हमने स्पिरिचुअल चीज में आना है। और स्पिरिचुअल चीज का टाइम कौन देगा उनको साथ? उपनिषद। और इन उपनिषद को फॉलो करके क्या क्या बन जाएंगे आपके बुद्धिज्म, जैनिज्म जैसे काफी हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स। अब उपनिषद क्या कहते हैं कि
उपनिषद सबसे पहले यही। उप मीन्स नियर बाय, सॉरी नियर बाय एंड सिटिंग, उपदेश वाली वो एक ये भी आ जाता है। एक आता है उप मीन्स नियर बाय एंड सद मीन्स सिट, मतलब कि पास बैठ के उपदेश लेना फ्रॉम अ गुरु इज कॉल्ड उपनिषद। वो कहता है कि ये मटेरियलिस्टिक जो चीजें हैं इनको छोड़ो, मोक्ष चाहिए, अब चुप करके अपना आराम से विद प्योरिटी सच्चे मन के साथ अगर कोई भी चीज आप मेडिटेशन करोगे, ध्यान लगाओगे, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, मोक्ष ऑटोमेटिकली आ जाएगा, मोक्ष के पीछे नहीं भागना पड़ेगा आपको। तो जैसे वही एक कहते हैं ना कि काबिल बनो, काबिलियत अपने आप आएगी। सो भाई ये उपनिषद भी कह रहे हैं कि यार अपने आप को साफ रख लो, मोक्ष तो तुम्हारे घर पे आ जाएगा कि मैं आ गया, मुझे मतलब कि जैसे मर्जी एंजॉय कर लो। अब उपनिषद 108 उपनिषद हैं हमारे पास, ठीक है, जो सर्वाइविंग है, उसमें से कुछ ये आपको मिल जाते हैं। एंड ये आपने देखे क्या चीज है, क्या है ये, नेशनल एम्बलम है। नेशनल एम्बलम के नीचे लिखा होता है सत्यमेव जयते, ठीक है। अब ये भी वन ऑफ दीज उपनिषद में से निकला गया। हम आते हैं मेन हमारे टॉपिक पे दोबारा से। ये तो हमने सारी वार्म अप वगैरह एक्सरसाइज कर ली अब तक, तो घंटा डेढ़ घंटा सवा घंटा बैठे हैं अभी हम, तो में वार्म अप हो गया। अब हम पढ़ेंगे कि वैदिक एज थी, उसके बाद चेंज होकर लेटर वैदिक एज आ रही है, वो क्यों आ रही है, क्यों कम आ, कारण तो सब में एक रहेगा, क्या रहेगा, एक कारण रहेगा कि वैदिक से हम लेटर वैदिक में जा रहे हैं, चाहे सोशली जा रहे हैं। आयरन 1000 BCE के बाद हर चीज चेंज हो रही है एंड वो आयरन ही रहेगा। अब हम पढ़ेंगे एक्चुअल में चेंजेस क्या क्या आ गए और उनको थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ेंगे। अब आर्यन आ गए, दोबारा से बैक टू बेसिक, आर्यन आ गए गंगा के इधर इधर रह रहे हैं एंड अर्ली फेज में कहां पर रह रहे हैं, सप्त सिंधु के पास रह रहे हैं, सप्त सिंधु एंड दिस सरस्वती रिवर। अब आपने ये काम जरूर करना है कि इनके पुराने नाम याद, जैसे सतलुज, सुतुद्री, रावी, परूषणी, चनाब, अस्किनी, वितस्ता, झेलम, विपासा, इस ब्यास, ये नाम याद करने हैं, बहुत जरूरी है। तो यहां पर इनकी सेटलमेंट हो जाती है। वैदिक एज से लेटर वैदिक में जा रहे हैं, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस, और कारण क्या है, आयरन। अब सबसे पहले हम इकोनॉमी ही पढ़ेंगे, क्योंकि इकोनॉमी ही सारी चीजों को हिलाती है। इकोनॉमी हिल गई, दैट मीन्स सारी चीज हिल गई। अब इकोनॉमी कहां से कहां चेंज होगी, पास्टोरल से एग्रीकल्चरल इकोनॉमी बनेगी, ठीक है। अब ऋग्वैदिक इकोनॉमी जो है पास्टोरल इकोनॉमी अभी तक, ठीक है। अब पहले हम ऋग्वैदिक को पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे चेंज आ गया यानी कि आयरन मिल गया, उसके बाद लेटर वैदिक पढ़ेंगे। अब सऊदी में अगर हम देखें तो वॉर को क्या कहते हैं, पेट्रो वॉर। रिच पीपल को क्या कहते हैं, पेट्रो शेक, और करेंसी क्या है, पेट्रो डॉलर। अब वैदिक एज में आ जाओ, वॉर को क्या कह रहे हैं, गविस्थी, जो अमीर लोग हैं गोमत, किंग को गोपा, गेस्ट को गोघन, और टाइम को गोधुली। क्या यहां से मिल रहा है आपको, यहां पे क्या है रीजन जो जिसकी डेवलपमेंट है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है। और वैदिक एज में आपको क्या दिख रहा है, गो, गाय, काऊ, यानी कि काऊ जो है सेंट्रल है ऋग्वैदिक इकोनॉमी की। ऋग्वैदिक एज में एग्रीकल्चर पता है बट इतना एक्सटेंसिवली नहीं फॉलो हो पा रहा, ठीक है। सो इट इज मोर डिपेंडेंट ऑन पास्टोरल इकोनॉमी, ठीक है। अभी तक आयरन भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, तो एब्सेंस है ट्रेड एंड कॉमर्स की। दूसरी बार की अगर सब्सिस्टेंस इकोनॉमी है, जितना हमें चाहिए, घर को जितना चाहिए वो उतना ही प्रोड्यूस कर रहा है और उतना ही खा रहा है और खत्म कर रहा है। अब ऐसे सिचुएशन में कोई आपको ट्रेड एंड कॉमर्स भी नहीं होता दिखेगा। जब सरप्लस ही नहीं होगा किसी चीज का, किसी चीज की प्रोडक्शन ही सरप्लस नहीं होगी, तो क्या ट्रेड होगा, उसका ट्रेड भी नहीं होगा। अब ट्रेड नहीं होगा तो ट्रेड के बिना डेवलपमेंट भी नहीं होगी। ये सारा वैदिक एज पढ़ रहे हैं। अब आईफोन की बात भी करें, वो इंग्लैंड में लॉन्च होगा, अफगानिस्तान में लॉन्च होगा। अपने आपको अगर आईफोन ने लॉन्च करना हो, वो इंडिया में होगा, सॉरी इंग्लैंड में होगा कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इराक, ईरान इराक छोड़ो, अफगानिस्तान में होगा। कहां पर होगा, हर एक कोई चाहेगा। अब आपने भी कल को अगर आपको प्रोडक्ट ऐसा बनाते हो, बिजनेस में जाते हो, कोई प्रोडक्ट बनाते हो, आपको एक ऑप्शन दूं मैं कि वो बॉम्बे में जाके करना है, या फिर आपको बोलूं कि नहीं यहां पर ही करना है। कहां पर करोगे आप, बॉम्बे करोगे।
उसके बाद ऋग्वैदिक में कोई करेंसी नहीं है, कोई करेंसी नहीं है, कोई एक्सचेंज नहीं है, यानी कि कोई डेवलपमेंट नहीं होगी। क्या आप ऐसा हो सकता है कि आपने नया फोन लेना है और एक आप वीट का ट्रक ले जाओ दुकान के बाहर, उसको बोलो कि ये वीट का ट्रक ले ले और मेरे को फोन दे दे, बोलेगा नहीं। यानी कि एक अगर अच्छी इकोनॉमी, डेवलप्ड इकोनॉमी हमने बनानी है तो हमें क्या चाहिए? करेंसी। करेंसी भी नहीं अभी तक यहां पर। तो एक बड़ी ही प्रिमिटिव सी इकोनॉमी है, सब कुछ बड़ा ही बेसिक सा नेचर है, ठीक है। लैंड होल्डिंग्स लोगों के पास कम है, रिसोर्सेज कम है, रिसोर्सेज को खर्चने की हिम्मत एंड ऑप्शंस भी कम है। बट 1000 में क्या आ गया? 1000 BCE में आयरन आ गया। अब आयरन के आने से हुआ क्या? आयरन के आने से गंगा यमुना जो बेसिन है वो क्लियर हो गया। बेसिन क्लियर हो गया, क्या हुआ? लैंड मिल गई। अब लैंड पे करना क्या? पास्चर्स, तो इतना तो क्या ही पास्चर्स करने, उन्होंने वहां पर क्या करने लगे? एग्रीकल्चर करने लगे। अब जब ज्यादा एग्रीकल्चर होगा, ज्यादा प्रोड्यूस होगा, ज्यादा डिमांड होएगी, सप्लाई बनेगी, तो ये सर्कल इकोनॉमी का पूरा चल पड़ेगा। तो जब इकोनॉमिकली स्ट्रक्चर एक सर्कल चल पड़ा आपका, तो क्या होगा? डेवलपमेंट आ जाएगी। और डेवलपमेंट किस बेस में आ जाएगी? आपके लेटर वैदिक एज में। अब इसके हमें एविडेंसेस कहां से मिलते हैं? शापत ब्राह्मण टॉक्स अबाउट द प्लो, आयरन प्लो की बात करता है ये। राइस, व्हीट, लेंटिल्स काफी ज्यादा मात्रा में, ग्रैनरी, पॉटरी, ये हमें बड़े ज्यादा मिल जाते हैं। और अब क्या, अपर क्लास जो है उसने एग्रीकल्चर शुरू कर दिया। अब अगर कोई भी ऐसा काम होगा जिसमें पैसे दो दिखेंगे, तो अपर क्लास उसमें कभी भी नहीं हिचकेगी कि नहीं यार मैंने नहीं काम करना है, वो बोलेगी ठीक है करेंगे हम। अब कोई ऐसा काम जिसकी यूटिलिटी इतनी ज्यादा नहीं है, वो हम डेलीगेट कर देते हैं या किसी को और को बोल देते हैं। और इस टाइम पर क्या है? एक्सप्लॉयटेशन हो रही है शूद्रस की। और अब लेटर वैदिक में शूद्र का समझ लेना, वर्ण कंसेप्ट पूरा आ चुका है। तो शूद्रास की एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, उनसे काम कराई जा रहे हैं। बट एग्रीकल्चर, राजा जनक, ये बड़ा ही एक इस टाइम के लेटर वैदिक एज के हैं, राजा जनक ही हिमसेल्फ टेक्स अप द एग्रीकल्चर। अब क्या होगा? जब एक अमीर एक चीज को करेगा, बेसिकली एक काबिल एक चीज को करेगा और एक नाकाबिल करेगा, क्या फर्क होगा? एक मैकेनिक और इंजीनियर वाला फर्क होगा। काम दोनों सेम करते हैं, लेकिन एक बंदा कहलाता है मैकेनिक, एक कहलाएगा इंजीनियर। तो जब अपर क्लास ने लेने लगे तो उसी काम को वो कहता नहीं, इट इज इंजीनियरिंग। तो जब एक अपर क्लास ने उसको अपने हाथ में ले लिया, वो उसको मतलब कि सोचेगा कि यार इसको और कैसे ठीक करूं मैं। तो यानी कि एग्रीकल्चरल इकोनॉमी इतनी ज्यादा प्रॉस्परस हो जाती है कि जो पूरा फेज है वो चेंज हो जाता है। अब जब इकोनॉमी चल पड़ी, आर्ट्स एंड क्राफ्ट भी हो गए। एक तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उधर से बढ़ा हुआ है, उधर से क्या हुआ? आर्ट भी बहुत ज्यादा, आर्ट एंड कल्चर प्रॉस्परस हो गया। और इसमें हमें क्या दिखता है? पेंटेड ग्रेवियर पोट्री मिलती है। तो यानी कि अगर एक सोसाइटी में आर्ट एंड कल्चर को लोग डेवलप कर रहे हैं, दैट मीन्स इट इज अ प्रॉस्परस इकोनॉमी। उसके बाद हमें ट्रेड एंड कॉमर्स के भी निशान मिलते हैं। ग्लास का ट्रेड होता हुआ दिखता है हमें सीरिया के साथ में। सो दिस वे हमें पता लगता है कि अब एक पूरा ट्रेड का नेटवर्क बन चुका है। तो दोबारा से इन्होंने क्या करा है? ट्रेड करना शुरू कर दिया। अथर्ववेद टॉक्स अबाउट बार्गेनिंग। अब बार्गेनिंग का कंसेप्ट दिया, तो बार्गेनिंग कहां पर होती है? मार्केट में होती है हमेशा। और मार्केट का मतलब कहां पर होगी? जहां पे ट्रेड एंड कॉमर्स होगा। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ प्रिमिटिव टाउन्स, अभी टाउन्स बनने शुरू हो गए, लाइक हस्तिनापुर जैसे टाउन्स बनने शुरू हो जाते हैं। मेटल्स, अब जो करेंसी का कंसेप्ट है, चाहे पूरी तरह से डेवलप नहीं होता, बार्टर तो चल ही रहा है, बट उसके साथ क्या होता है? निष्क, गोल्ड कॉइन्स एक्सचेंज मीडियम बन रहे हैं। बेसिकली करेंसी एक तरीके से इवॉल्व होने की स्टार्ट कर रही है। एंड सतमा, तो ये गोल्ड एंड सिल्वर के जो कॉइन्स हैं, बेसिकली ये एक्सचेंज हो रहे हैं फॉर द ट्रेड एंड कॉमर्स। अब करेंसी भी आ गई, मार्केट भी बन गई, बार्गेनिंग भी होगी, ग्लोबल नेटवर्क भी बन गया। तो दैट मीन्स इकोनॉमी बहुत ज्यादा प्रॉस्पर्स कर रही है। अब इकोनॉमी, अब आपको ये समझ आया कि 8th एंड 9th चैप्टर साथ साथ में चल रहा है। इसमें 8th में इकोनॉमी क्या थी, वैदिक एज में इकोनॉमी क्या थी? आयरन आया, आयरन ने लैंड दे दी, लैंड से प्रोस्पेरिटी आ गई, प्रोस्पेरिटी से आर्ट आ गया, आर्ट से ट्रेड एंड कॉमर्स आ गया। तो ये आपकी स्टोरी है असल में। अब अगर एक इकोनॉमी चलाता कौन है? जिनके पास पैसे ज्यादा होते हैं, और जिसके पास पैसे ज्यादा होते हैं वही क्या चलाते हैं? पॉलिटी भी चलाते हैं। अब राजा के जो एडवाइजर्स और उसके खास दोस्त होंगे वो बड़े अमीर लोग होंगे।
अब जब उनकी सोच इकोनॉमिकली चेंज होगी तो दैट मीन्स जब वो पॉलिटिकल डिसीजंस लेंगे वो भी उसको इफेक्ट करेंगे। तो यानी कि इकोनॉमिकल डिसीजंस जो हैं वो पॉलिटिकल डिसीजंस को इम्पैक्ट करेंगे। तो अब हमें क्या दिखेगा, जन से जनपद दिखेंगे, जन इकट्ठे होके क्या बना देंगे, जनपद। अब ऋग्वैदिक में क्या है, ट्राइबल पॉलिटी, भारता, पुरु, ये सारे मतलब कि क्लैंस है बेसिकली जो हमने उसमें पढ़े थे। एडवांस एडमिनिस्ट्रेटिव, अब प्रिमिटिव सी चीज है, कोई अगर 10 लोग हैं वो अपने तक ही सीमित है, उनको कुछ रेगुलेट करने की जरूरत ही नहीं। अगर रेगुलेट करने की जरूरत नहीं यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं, और फैमिली जो है अपने हिसाब से चल रही है, तो एडमिनिस्ट्रेटिवली ही कोई चीज डेवलप नहीं है तो पॉलिटिकली भी नहीं हो सकती उसके लिए। किंग कुछ नहीं था, वन अमंग द इक्वल था। अब आप सारे बैठे हो, आप सबने वोट डाली आपस में कि किसी को किंग बना दिया, बट किंग को कोई एक्स्ट्रा प्रिविलेज नहीं है एक्सेप्ट बलि ये वॉलेंट्री ऑफरिंग थी। फॉर एग्जाम्पल आप में से किसी को भी आपने किंग बना दिया, ठीक है, आपके घर में कोई खुशी का मौका, आपने जाके उसको कोई गिफ्ट दे दिया, वॉलेंट्री ऑफरिंग दे दी, ठीक है, आप गए कि चलो ठीक है इस बार मेरा इतना प्रोड्यूस हुआ, मेरे को इतनी जरूरत है, बाकी किंग रख ले, तो वॉलेंट्री था, कोई जरूरी नहीं था। तो बेसिकली कोई टैक्सेशन सिस्टम नहीं था उस टाइम पे, ना ही कोई आर्मी थी। अब टैक्सेशन नहीं होएगी तो कमाई नहीं होएगी, कमाई नहीं होएगी तो आर्मी भी नहीं रख सकते, और आर्मी नहीं होएगी तो किंग नहीं कहलाएगा। तो किंग तो फिर जस्ट एक अनदर कॉमन मैन हो गया फिर तो, कि किंग का काम क्या है, ठीक है तू कहने के लिए हमारा किंग है, कल को कोई लड़ाई होती है तो उसमें आगे होके, क्योंकि किंग आगे चले जाएगा, बट आर्मी कौन प्रोवाइड करेगा, ट्राइबल्स देंगे। सारे जो ट्राइब के एक लोग हैं, जिस पे अगर भारता क्लैन पे कोई लड़ाई आ गई तो सारे भारता क्लैन के लोग जो हैं वो लड़ने लग पहुंच जाते थे। तो बेसिकली जो फैमिली थी वो बेसिक इंस्टीट्यूट था, और कोई किंग बस एक नेम से ही था। एब्सेंस ऑफ किंग, नो टैक्सेशन एंड जस्ट वॉलेंट्री ऑफरिंग्स कॉल्ड बाली। बट अभी भी क्या है, जो इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स है ना वो विलेज लेवल पे है, फैमिली लेवल पे है। उसमें से कौन सा, वज्रपति, हु टेक्स केयर ऑफ पास्चर लैंड्स। अब जो जहां पे कैटल इकोनॉमी, पास्टोरल इकोनॉमी अभी पूरी नहीं छोड़ी उन्होंने, तो ये जो चराने वाली जगहें हैं इनका ध्यान कौन रखता है, वज्रपति। ग्राम यानी कि विलेज, ग्राम का हेड कौन हुआ, ग्रामीणी। ग्रामीणी ने क्या करा, धीरे धीरे विलेज हेड होने के नाते उसने वज्रपति का रोल भी संभाल लिया। वो कहता है मैं गांव को देख तो रहा ही हूं, अब मैं सारे में पास्चर ग्राउंड्स भी देख लूंगा इसी गांव के। सो ग्रामीणी ओवरटुक द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वज्रपति। ये आता है आंसर, ये क्वेश्चन आया भी हुआ। बट वही बात आ गई 1000 BC, ये सारा हमने पढ़ लिया वैदिक का क्या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, कि जस्ट एक मतलब कि बहुत ही प्रिमिटिव टाइप ऑफ किंगडम बनी हुई है, जिसमें किंग का काम क्या है, सिर्फ बचाना, उसके अपनी कोई फायदे नुकसान नहीं है किंग होने के। 1000 BC में आ गया, आयरन मिल गया, लैंड क्लियर होगी, इकोनॉमिकली डेवलप हो गया। अब क्या हुआ, जो कुल था, नहीं सॉरी ये ऋग्वैदिक का ही हम पढ़ रहे हैं अभी। ऋग्वैदिक में कैसा उनका स्ट्रक्चर है, यहां तक ऋग्वैदिक में रहेगा, इसके बाद आपका लिटर वैदिक में आ जाएगा। कुल है फैमिली, बेसिक जो यूनिट है एक सोसाइटी की। काफी फैमिलीज को इकट्ठा करके क्या बन जाता है, क्लैन। क्लैन को इकट्ठा करके क्या बन जाता है, ग्राम, एक विलेज। आज भी अगर आप देखो कई गांव ऐसे हैं, पंजाब में भी है, हर पूरे इंडिया में है, जहां पे एक कास्ट के लोग रहते हैं, सारे चाचे ताए हैं आपस में, है ऐसे गांव। तो यही कंसेप्ट है कि सारे एक ही कास्ट के लोग एक ही गांव में रहते थे और अपने आप को एक क्लैन बना के अपना एक ट्राइब बना लेते थे। ग्राम का हेड कौन, ग्रामीणी। काफी गांव इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं, विश। विश का हेड कौन, विशपति। विश काफी इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं, जन। और जन का हेड गोपा यानी कि किंग। गो का मतलब क्या था, काऊ से रिलेटेड। वैसे कई इसको काऊ कहते हैं, वही बात है ना कि इंटरप्रिटेशन की बात है। अब इसको कई रे ऑफ लाइट भी कहते हैं, उम्मीद। कि गो का मतलब है, संस्कृत में गो का मतलब है उम्मीद का। तो ऐसे एक ऐसा इंसान जिससे उम्मीद रखी जा सके वो गोपा। तो बड़ी इंटरप्रिटेशन है, बट हम इसको गोपा इसलिए समझेंगे बिकॉज काऊ की रेलेवेंसी बहुत ज्यादा हो रही है।
काउ एंड कैटल की रेलेवेंसी बहुत ज्यादा हो रही है। एंड सारे जन मिलकर बना देंगे जनपद, जिसमें बनेगा राजन। अब इस टाइम पे असेंबलीज, वैदिक एरा में, वैदिक एरा में असेंबलीज कौन सी होगी? जो गांव के लेवल तक होगी। सबसे पहली कौन सी आएगी? विधाता। विधाता कौन सी होएगी? जो डेली के काम देखेगी, सारे सोशल, मतलब कि अगर कोई पॉलिसी बनानी है सोशली इकोनॉमिकली रेगुलेट करने की, तो दैट विल बी कॉल्ड विधाता। सभा, सभा में क्या है? सारे एल्डर्स आएंगे। हाउस ऑफ एल्डर्स आज किसको कहते हैं हम? लोकसभा राज्यसभा में से हाउस ऑफ एल्डर्स कौन सा? राज्यसभा। सो ये एक तरह की राज्यसभा थी, हाउस ऑफ एल्डर्स था। एंड वुमेन कैन अटेंड, वुमेन कुड अटेंड इट। ठीक है, एक तो ये पॉइंट आ गया। उसके बाद आ गया समिति, पॉपुलर असेंबली। पॉपुलर असेंबली मींस लोग वोट डाल के भेजते थे, और ये किसका काउंटर पार्ट आ गया? लोकसभा का। और वुमेन वर ऑल्सो इट्स पार्ट, यानी कि समिति में वुमेन पार्ट भी बन सकती थी, और सभा में वुमेन कुड पार्टिसिपेट, एटलीस्ट बैठ के उसकी प्रोसीडिंग्स को देख सकते थे। दैट मीन्स वैदिक पीरियड में जो वुमेन है उनकी जो कंडीशन है वो अच्छी है, दे फॉर्म अ रिस्पेक्टेबल पोजीशन इन द सोसाइटी। तो ये आपकी नाम याद करने हैं पक्का, ये आपको क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए और इनके फंक्शंस पता होने चाहिए। बट वही बात आ गई, दोबारा से आयरन आ गया, आयरन आया, गंगा यमुना क्लियर, एग्रीकल्चर बढ़ा, इकोनॉमिक्स चेंज होगी। अब क्या पॉलिटी पे क्या आएगा? अब हर ग्राम अपने आप को क्या कहेगा कि मैं विश्व बनूं, विश्व बोलेगा मैं जन बनूं, जन बोलेगा मैं जनपद बनूं। बेसिकली अपनी टेरिटोरियल एक्सपेंशन बढ़ा रहे हैं अपनी वो सारे। और टेरिटोरियल एक्सपेंशन बढ़ाने के चक्कर में क्या हो रहा है? वॉर ऑफ सक्सेशन हो रही है। एंड वन सच वॉर ऑफ सक्सेशन, बैटल ऑफ भारत क्लैन। भारता के क्लैन के बीच में ही उनके अपने ताए चाचे में लड़ाई हो रही है, बिटवीन कौरव्स एंड पांडव्स, जिसको हम क्या कहते हैं? महाभारत। सो भारता क्लैन में से ही इट इज बिलीव्ड कि ये कौरव पांडव आए, उनकी अपनी बैटल ऑफ सक्सेशन हुई है, एंड दिस इज कॉल्ड बैटल ऑफ महाभारत। महाभारत का असली नाम क्या था? जया, जय सारे। एक होती है जय, एक होती है विजय। फिलोसफिकल सा कंसेप्ट है, पढ़ना इसको। एक होती है जय, ये भी जीत होती है, विजय ये तो होती है, सबको पता है जीत है। ओरिजिनल नेम ऑफ महाभारत वाज जय, जया। तो लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ? अब लोगों ने क्या करा? गंगा यमुना के बढ़ने लग गए, एम्पायर्स बड़े होने लग गए। अब जो लोग थे उन्होंने एग्रीकल्चर फॉलो करना शुरू कर दिया। जिसकी पहले इतने एरिया में एग्रीकल्चर था, उसने पूरा एरिया अपने एग्रीकल्चर में ले लिया। अब एग्रीकल्चर ज्यादा बढ़ गया, नोमैडिज्म कम हो गया। पेस्टोरल इकोनॉमी जो है, नोमैडिज्म मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, वो काफी हद तक कम हो गया। और एग्रीकल्चर लेवल बढ़ गया। अब जब लेवल बढ़ गया, उसकी देखभाल भी ज्यादा करनी पड़ेगी। देखभाल ज्यादा करने के लिए वहां पे रहना भी पड़ेगा एक जगह पे, यानी कि सेटल्ड लाइफ, स्टेबल एंड सेटल्ड लाइफ की शुरुआत होगी। और स्टेबल और सेटल्ड लाइफ शुरू होने का मतलब क्या? कि मैं अपने आप को, मैं अगर बोलूं अपने किंग को कि मैं यहां पर आज के बाद मैं यहां से 10 साल रहूंगा मैं, तो यानी कि मेरे को किंग का सपोर्ट चाहिए, किंग से हेल्प चाहिए कि मेरे पे कोई अटैक ना कर जाए या मेरे को कोई तंग परेशान ना करे। तो दैट मीन्स इन अ वे एक सोशली जो है किंग जो है वो ऊपर जा रहा है पोजीशन में। किस किंग के पास सारे लोग फरियादी बन के जा रहे हैं कि हमारी ये हेल्प कर दो, ये हेल्प कर दो, ये हेल्प कर। तो बेसिकली किंग जो है वो वन अमंग द इक्वल से अब इंपॉर्टेंट की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो अब किंग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो रहा है। और यहां से निकलता है हेरिडिटरी प्रिंसिपल। अब अगर एक जगह पे आप 10 साल नहीं, एक जगह पे आप 100 साल रहना चाहते हो, आपकी जमीन है यहाँ पर। अब ये तो है नहीं कि आपकी डेथ के बाद आप बोलोगे जमीन छोड़ देंगे सब कुछ। जमीन अब इतनी ज्यादा डियर हो रही है तो छोड़ेगा तो कोई नहीं। तो दैट मीन्स मेरे जाने के बाद मेरी नेक्स्ट जनरेशन उसको देखेगी जमीन को, उसके बाद उसकी नेक्स्ट जनरेशन। एंड सेम विद किंग। किंग भी कह रहा है कि मैं किंग, मेरा बेटा किंग, उसका बेटा किंग, ऐसे हेरिडिटरी प्रिंसिपल। तो ये सेटल्ड लाइफ की वजह से क्या निकल जाता है हमारा? हेरिडिटरी प्रिंसिपल। अब किंग क्या है? किंग अपने आप को थोड़ी सी, जब वो
मतलब कि किसी ने जाके उसको चाबी दे दी, फूंक चका दी, वो कहता है कि नहीं यार अब तो मैं पावरफुल हूं, अब मैं सुपर पावरफुल बनना है इसमें। अब इसकी हेल्प कौन करेगा इसमें? ब्राह्मण्स करेंगे। अब जो किंग होगा वो ब्राह्मण के पास जाएगा, वो बोलेगा कि यार कोई ऐसी स्कीम सी लड़ा कि मैं ज्यादा स्ट्रांग हो जाऊं, ठीक है। तो वो बोलता है कि ठीक है मैं ब्राह्मण हूं, तू ऐसा कर, तू मुझे ये रोल ड्यूटी असाइन कर दे, मतलब कि तू सर्कुलर और ऑर्डर निकाल दे कि आज से जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस है वो ब्राह्मण या प्रीस्टली क्लास करेंगे। तो कहता है ठीक है। उसके बाद क्या होगा? ब्राह्मण्स कहते हैं ठीक है, जब तू मेरे को ये बोल देगा कि जब मैं गॉड का, मतलब कि गॉड के साथ मेरी सीधी बात करा देगा, जब तू नोटिस निकाल देगा लोगों में, तो मैं लोगों को जाके बोलूंगा कि यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, लोगों को मानना पड़ेगा। अब क्या सिम्बायोटिक रिलेशन बन गया उनमें। किंग जो है वो प्रीस्टली क्लास की हेल्प कर रहा है, प्रीस्टली क्लास किंग की हेल्प कर रहे हैं। बट अभी भी कौन पीछे हट रहा है? यानी कि क्षत्रिय, ब्राह्मण और क्षत्रिय की तो होगी सेटलमेंट, आपस में डील होगी कि हम आपस में एक दूसरे की हेल्प करेंगे। बचे कौन से? वैश्यास एंड शूद्रस। अब वैश्यास धीरे धीरे पैसा कमा रहे हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि मनी इकोनॉमी से अब हम कहां पे जाएंगे? लैंड इकोनॉमी में। तो इनके पास पैसा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, लैंड बहुत ज्यादा बढ़ रही है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बहुत ज्यादा हो रहा है। तो जब इकोनॉमिक आपकी अपब्रिंगिंग होती है ना, उसके बाद आपकी सोशल अपब्रिंगिंग भी हो जाती है। अब अगर एक हम कहें कि कास्ट को, कोई एक इंसान है वो कास्ट को बहुत ज्यादा मानता है, लेकिन वो अपनी लोअर कास्ट एक ऐसी फैक्ट्री में जाके काम कर रहा है जिसका मालिक एक लोअर कास्ट का है, उसको तो कोई लेना देना नहीं, फिर नहीं लेना देना। घर में बैठ के चाहे वो कास्ट की है, बड़े सारे बोलेगा कि नहीं हम ऊंची जाति के, वो नीची जाति का, लेकिन जब ड्यूटी करने का काम आएगा, जब नौकरी करने का काम आएगा, फिर नहीं वो देखेगा कौन मेरी फैक्ट्री का मालिक है। और फैक्ट्री का मालिक उसके लिए भगवान हो गया। तो यानी कि सोशली उसकी रिकॉग्निशन जो है वहां पर उसको कास्ट के साथ नहीं, उसके काम के साथ जाना जाएगा कि नहीं यार ये वहां का मालिक है। तो यानी कि इकोनॉमिकली अगर आप प्रॉस्परस हो रहे हो तो आपको सोशली भी प्रोस्पेरिटी मिलती है। वैश्यास के पैसे आगे बहुत सारे। अब वो कहते नहीं, जो हमें तुमने बाहर निकाला हुआ है ना इस चीज से कि हम वैदिक रिचुअल नहीं कर सकते, वैदिक रिचुअल में बैठ नहीं सकते, तो वो हमें पोजीशन दो, उसके लिए जो लेना हमसे ले लो। तो उसके बाद ये बगावत करेंगे। तो कमिंग बैक, अब किंग कहता है प्रीस्टली क्लास को कि तुम मुझे रिकॉग्निशन दिलाओ कि दैट आई एम अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, और मेरे अगेंस्ट अगर कोई जाता है यानी कि वो गॉड के अगेंस्ट जा रहा है। तो यानी कि वो क्या करते हैं, वो उसके बाद वो क्या करते हैं, ठीक है यार अब लोगों को दिखाना भी तो है कि किंग जो है वो बड़ा पावरफुल है। वो राजसूई अश्वमेध ऐसी की भी, अश्वमेध की जैसे कि एक घोड़ा छोड़ दिया राजे का, जहां तक वो घोड़ा जा रहा है वो राजे की टेरिटरी, और जहां पे जिसने उसको रोकने की कोशिश करी राजे की उससे लड़ाई होगी, और जो जीतेगा वो आगे चढ़ेगा। तो दैट मीन्स उसकी अनडिस्प्यूटेड टेरिटरी अश्वमेध की सिंबॉलिक है कि जहां जहां ये घोड़ा गया आज के बाद वो उस राजे की टेरिटरी होगी, नहीं तो लड़ लो। तो बेसिकली ऐसे के रिचुअल्स करने के, कोई हवन करा दिया, कोई यज्ञ करा दिया, 1000 बुल्स मरवा दिए, ये कर दिया, तो ये बड़े रिचुअल से शुरू होने लग गए, जिससे लोगों को पता लगने लग गया कि जो किंग है वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड है। अब किंग ने अपने इतना बड़ा ठीक है पोजीशन हासिल कर ली, एम्पायर बना लिया, अब उसको एडमिनिस्टर भी तो करना है, तो इसलिए वो क्या करता है, एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव अपना सेटअप क्रिएट कर रहा है, यानी कि ब्यूरोक्रेसी की शुरुआत हो रही है अब यहाँ पे। और जो उसमें से सबसे बड़ा टैक्सेशन सिस्टम, ऑब्वियसली पैसा जहां से आएगा एम्पायर वहीं से चलना। उसके ऑफिसर को क्या बोल रहे हैं, संग्रहत्री, ठीक है, ये नाम याद रखने हैं आपने। ट्राइबल एसोसिएशंस खत्म, सभा समिति, विधाता, ये सब खत्म, अब सिर्फ सभा समिति बचते हैं, सिर्फ सॉरी विधाता खत्म, सभा समिति का भी रेलेवेंस हो गया बिल्कुल चेंज। अब सभा समिति में कौन लोग हैं, या तो प्रीस्टली क्लास है या क्षत्रिय है, तो वो अपने हिसाब से सिस्टम को चला रहे हैं। अभी भी स्टैंडिंग आर्मी नहीं है, लेकिन मर्सेनरीज है, बेसिकली मनसबदारी सिस्टम वाला अब ऑलमोस्ट शुरू होने लगा है कि ठीक है तेरे को इतनी लैंड दी, बट यू हैव टू मैनेज एन आर्मी ऑफ 1000 पीपल, कि जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मेरे को भेजेगा। तो बेसिकली इनडायरेक्ट एक आर्मी भी आ गई, टैक्सेशन सिस्टम भी आ गया। किंग अपने आप को 12 रत्न उसने बना लिए, ये उनमें से कुछ है। सो इनके नाम आपने यूज, मतलब एक आइडिया जरूर होना चाहिए इसका, तो ये आपको पता होने चाहिए। ग्रामवादिन एंड सभा जो है, अब किंग ने क्या करा, जुडिशियल पावर्स भी सारी अपने में ले ली बट उसकी एब्सेंस में ग्रामवादी ने यार सभा केसेस को डिसाइड करती थी।
तो ये वाले ऑफिसर्स जरूरी है कि कलेक्टिंग टैक्स ये है, अक्षवापा अकाउंटेंट है, चैरिएटर सूत है, ठीक है, ये जरूरी याद करना है। अब इकोनॉमी चेंज होगी, पॉलिटी चेंज होगी, तो नेक्स्ट क्या चीज चेंज होगी? सोशल, सोसाइटी चेंज होगी। सोसाइटी कहां से चेंज होगी? सिंपल, जो एक फैमिली सा सिस्टम था, घर परिवार या ज्यादा से ज्यादा अपनी कास्ट अपनी बरादरी का वाला था, वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो जाएगा। एक ऐसी सोसाइटी बनेगी जहां पे हर कास्ट का बंदा रहेगा। कि यही जो फर्क है गांव और शहर में। गांव में क्या है, मोस्टली क्या है, आपकी एक ही सारे हमारे कास्ट के लोग रहते हैं, तो सारे ताए चाचे मामे आपस में ये लगते हैं। बट शहर में जाओ, शहर में नहीं है कंसेप्ट। आपके साथ जो है वो नेबर जो है आपका, वो नेक्स्ट किसी और कास्ट का होगा, उसके बाद कोई और कास्ट का होगा। सो एक बड़ी कॉम्प्लेक्स सी सोसाइटी बन रही है। ऋग्वैदिक पीपल किनशिप, सिर्फ अपने ही क्लैन के साथ बात करनी है, अपने ही क्लैन के साथ रहना है, बस दैट्स इट। तो विलेजेस आज भी हमें मिलते हैं। और जन, और उनको क्या कहते थे? उनको जन कहते थे। और दो जनों का सेम क्लैन एंड जन वाज डिवाइडेड इन विश एंड ग्राम। जन की हमने डिवीजन करी थी। और जब दो ग्राम आपस में लड़ते थे तो क्या कहते थे उन्हें? संग्राम। एंड सोसाइटी पैट्रियार्कल है, मेल डोमिनेटेड है। ये हम बात करें ऋग्वैदिक पीरियड की, ठीक है। प्रिमिटिव आइडियाज ऑफ मैरिज है यमी, सिस्टर ब्रदर की मैरिज हो जाती है, अभी मैरिज का कंसेप्ट क्लियर नहीं है। पॉलीएंड्री प्रेवलेंट थी। विमेन हैड एन इंपॉर्टेंट प्लेस। अब ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि विमेन हैड एन इंपॉर्टेंट प्लेस। ये हमें कहां से पता लगता है? कि दे कुड इवन सिलेक्ट देयर ग्रूम, स्वयंवर, सुना? तो विमेन की इतनी ज्यादा पावरफुल पोजीशन थी कि उनकी मतलब की बात सुनी जाती थी। ये है ऋग्वैदिक की बात। अब सोशल डिविजन कैसे हो रही है? फैमिली बेसिस, प्रोफेशनल बेसिस पे हो रही है। अगर एक फैमिली में क्या है, एक गोल्ड स्मिथ भी हो सकता है, एक फार्मर भी हो सकता है, एक प्रीस्ट भी हो सकता है और एक ब्लैक स्मिथ भी हो सकता है, एक ही फैमिली में। बट लेटर वैदिक में हम क्या लिखेंगे कि अगर एक ब्लैक स्मिथ है उसकी सारी फैमिली ब्लैक स्मिथ होगी। अगर एक एग्रीकल्चरिस्ट है तो हर एक बंदा एग्रीकल्चरिस्ट होगा। अगर एक ब्राह्मण है तो वो ब्राह्मण वाले ही काम करेगा, सिर्फ सारे, और कोई काम नहीं कर सकते वो। बट अभी ऋग्वैदिक में क्या है, सोशल डिवीजन जो है वो प्रोफेशनल बेसिस पे है कि जो कास्ट ये वर्ण है ये प्रोफेशनली है। कि एक ही फैमिली में अगर बेटा कुछ है, फादर कुछ और हो सकता है, ताए चाचे कुछ और, कजन्स कुछ और, कोई मर्जी प्रोफेशन कर लो आप, उस पर कोई रोक नहीं थी। सिर्फ जो डिवीजन थी दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ कलर। जो आर्यंस थे वो व्हाइट थे और जो श्याम वर्ण थे, मतलब कि जो नेटिव्स थे उनको क्या होते थे? डार्क थे, उनको क्या बोलते थे? श्याम वर्ण। तो सिर्फ इस पे थे। इवन वी सी वुमेन पोएट्स, अपाला, विश्वारा, घोषा, लोपामुद्रा एंड गरी। ये नाम एक बार दोबारा वेरीफाई कर लूंगा मैं। नो चाइल्ड मैरिज, नो सती, कोई ऐसी सोशल इवल्स नहीं दिख रही। लेविरेट मैरिज की, अगर हस्बैंड की डेथ होगी तो उसके छोटे भाई के साथ शादी हो जाना, ये कंसेप्ट भी हमें दिखता है। तो बेसिकली हमें यहाँ से पता क्या लग रहा है कि सिंपल सी सोसाइटी है, अपने घर परिवार अपने ट्राइब में रह के खुश है। women have a respectable position, सोशल इवल्स कुछ है नहीं, और सिर्फ कलर के बेस पे डिवीजन है, एक व्हाइट है, एक डार्क कलर्ड है। 3 तरह के क्लोथ्स डालते थे, निव अंडरगारमेंट्स, वासा, स्कार्फ। हम देखते हैं वो एक स्कार्फ सा डाला होता है बड़ा, फोटो देख लेना इसकी, VASA, वासा। उसके बाद अधिवास, हेडगियर, पगड़ी का कंसेप्ट है, लोग ऐसे रहते हैं। स्लॉटरिंग ऑफ काउ इज प्रोहिबिटेड, कारण काउ कारण बिकॉज ऋग्वैदिक की बात कर रहे हैं अभी हम ना, तो इट इज स्टिल अ पास्टोरल इकोनॉमी, कैटल वेल्थ पे बहुत ज्यादा बिलीव कर रहे हैं, तो काउ स्लॉटर तो बिल्कुल ही बहुत बड़ा गुनाह मानते हैं। सूरा, इंटॉक्सिकेशंस की बात होती है। सूरा ये बार्ले की बियर टाइप्स है, फर्मेंटेड, हिमाचल के एरियाज में आज भी लोग घर में इसको बनाते हैं। सोमरस बड़ा हम सुनते हैं, इनफीड्रा प्लांट है, वहां से इसको निकालते हैं। बेसिकली ये दोनों है इंटॉक्सिकेशन, दैट मीन्स वो लेजर की तरफ भी ऋग्वैदिक पीपल जो है लेजर वाली साइड पे भी अपने आप को करते थे। गुरुकुल्स का बड़ा ही एक अच्छा कंसेप्ट था, वहां पे सिर्फ रिलीजन की बात नहीं समझाते थे, ओवरऑल साइंसेस भी पढ़ानी है, फिलोसफी भी पढ़ानी है, मैथ्स भी पढ़ाना है, सब कुछ सारी नॉलेज देनी है। जनेऊ एंड द्विज वॉज प्रेवलेंट। अब जनेऊ एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि ये दिस डील्स विद द प्योरिटी, हाइजीन के साथ,
कि आपने कभी देखा कि जनेऊधारी है वो कोई भी और मतलब जैसे अगर वॉशरूम जाना है, कुछ और मतलब कि कोई ऐसा गंदा काम करना है जिसमें हाथ खराब हो, पैर खराब हो, तो वो अपने कान में बांध लेते हैं या उतार देते हैं। सो वो जनेऊ वाला कंसेप्ट, तो दैट मीन हाइजीन का बहुत था। द्विज मतलब ट्वाइस बर्थ, इंसान का 2 बार बर्थ होता है, एक बायोलॉजिकल बर्थ और जब गुरुकुल से पास आउट होगा। सो कि इंसान उसके बाद असल में इंसान बनता है, नहीं तो उससे पहले जानवर ही होता है। वेल्थ किस टर्म्स में गिनी जा रही है? कैटल की टर्म्स में, कि कितने तेरे पास काउज है, कितने बफेलोज हैं, कितने कैट और सारे भेड़ बकरी हैं। सो दिस वाज ऋग्वैदिक एज। अब क्यों चेंज हो रहे हैं? अब लेटर वैदिक एज में डिविजन हमें सोशली दिख रही है प्रोफेशनल बेसिस पे, और वर्ण की तरफ वो चलने लग गया। उसके कारण क्या है? अब कॉन्करर्स नेवर गिव इक्वल स्टेटस टू द कॉन्कर्ड। अब अगर आर्यंस आए, उन्होंने नेटिव्स को दबाया, उनको इक्वल स्टेटस दे दिया, फिर तो बात ही खत्म। वो तो ऐसा कर नहीं सकते। दूसरी बात, अब एग्रीकल्चर करना, आर्यंस कहते हैं हम क्यों अपना खून पसीना बहाएं, ये जो है यहाँ पे दासिया दासी जो ओरिजिनल नेटिव्स है इनसे काम कराएं। उसके बाद ब्राह्मण की डोमिनेशन शुरू हो जाती है, और जो प्रेयर होएगी वो सिर्फ ब्राह्मण अगर करेगा तो रिकॉग्नाइज होएगी, वो हो गया। अब ब्राह्मण और क्षत्रिय केम इन अ सिम्बायोटिक रिलेशन। ब्राह्मण कहता है तू मेरी हेल्प कर, क्षत्रिय कहता है तू मेरी हेल्प कर। प्रिमिटिव कैपिटलिज्म, अब आ जाता है प्रिमिटिव कैपिटलिज्म। कार्ल मार्क्स इस ऋग्वैदिक एज को कहता है प्रिमिटिव कैपिटलिज्म। क्यों? क्योंकि अगर एक लड़ाई हुई फॉर एग्जांपल, उसमें वहां से कुछ चोरी हुआ होगा सामान, मतलब वहां से जीता होगा सामान, तो जब आके अपने ट्राइब में बांटते थे तो किंग ज्यादा हिस्सा रखता था और आम लोगों में कम बांटता था। तो बेसिकली प्रिमिटिव टाइप ऑफ कैपिटलिज्म हो गया कि अपने बारे में सोचने लग गए रादर देन सोसाइटी के बारे में। अब लेटर वैदिक एज की बात करें हम, पैट्रियार्कल सोसाइटी अभी भी है, मेल डोमिनेटेड है, बट अब काफी चेंजेस आएंगे। प्रीमॉर्गेच्योर का मतलब सबसे बड़े बेटे वाला कंसेप्ट, कि सबसे बड़े बेटे को जो सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी आएगी या जो सबसे ज्यादा हकदार होगा वो होगा। उसके बाद डिसहेरिटेंस फ्रॉम प्रॉपर्टी, अगर फादर को ये लगता है कि मेरा बेटा काबिल नहीं है, उसको डिसइनहेरिट करता है, वो कंसेप्ट यहां से शुरू हो जाता है। एंड डेवलप हो जाता है गोत्र सिस्टम। जो पहले ब्रदर सिस्टर वाली हमने देखी थी मैरिज हो जाती है, वो यहां पे हो जाती है रिजेक्ट, गोत्र। ये वर्ड डेवलप हुआ है गोदरा से। गोदरा एक ऐसी जगह होती है जहां पे ऋग्वैदिक पीपल अपनी कैटल को बांधते थे, तो वहां से निकला गोत्र। आज भी हम देखते हैं मैरिजेस जब होती हैं, मतलब कि जो 3-4 जो गोत्र होते हैं वो देखते हैं कि सेम ना हो जाए कहीं, है ना। उससे क्या हो जाए, वो चलो साइंटिफिक रीजन है जो भी है, तो वो हम देखते हैं, वो डेवलप होता है यहां से, गोत्र सिस्टम से। गोत्र सिस्टम अगर साइंटिफिकली देखा जाए ठीक चीज है, बट अब क्या है कि इट वॉज अप्लाइड ऑन वुमेन, यानी कि वुमेन वर नाउ ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स नीड टू बी टेम्ड, मतलब कि उनको संभालना पड़ेगा अब। तो गोत्र सिस्टम, इसीलिए वुमेन की जो पोजीशन है वो खराब होने स्टार्ट होएगी, वो गोत्र सिस्टम से होगी। क्योंकि अब क्या होगा, पहले तो होता था कि चलो ठीक है जैसे मर्जी, अब क्या है, 2 क्लैन्स है आपस में, सिर्फ उनकी आपस में शादी हो सकती है, ठीक है ना। अब एक है भारता क्लैन आ गया, एक आ गया पुरु क्लैन। भारता क्लैन में ऐश्वर्या राय का जन्म हो गया, और इधर राजकुमार यादव का, राजकुमार वाला जो छोटे वाला कॉमेडियन, उसका बर्थ हो गया। अब मजबूरी क्या है, ऐश्वर्या राय की शादी करनी है तो इसी से करनी पड़ेगी, अपने क्लैन में कर नहीं सकते, और डील इनके साथ, मतलब कि आसपास लोग ये रह रहे हैं, तो अब क्या है, ऐश्वर्या राय को इससे ही शादी करनी पड़ेगी। तो अगर मतलब कि मजबूरी होगी ना, दैट मीन जैसी पैट्रियार्क सोसाइटी ने बोला कि नहीं ये करना ही पड़ेगा वुमेन को, तो ये करना पड़ेगा। तो दैट मीन्स जो वुमेन है दे वर स्टार्टेड बीइंग ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट्स। सेम इज विद शूद्रस। अब शूद्रों को भी क्या हुआ, और सारी ऑड जॉब्स पे लगा दिया, जो सारी लेबर वाली थी, जो भी ऑड जॉब, जो एक मतलब कि इंसान कहता है कि नहीं यार ये तो मेरे लेवल स्टैंडर्ड की चीज नहीं है, वो किससे काम करा दिया, शूद्रस से काम करा दिया। और ये डेप्रीवेशन के लिए और इन 2 सेक्शंस को संभालने के लिए सबसे पहला काम क्या करा उन्होंने, एजुकेशन से डिप्राइव कर दिया, कि इन 2 सेक्शंस को एजुकेशन नहीं मिलेगी। एजुकेशन मिलेगी दिमाग खुलेगा तो ये बगावत पे आ सकते हैं कल को। इसीलिए नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल जब हम पढ़ रहे हैं, B.R. अम्बेडकर आते हैं, क्या चीज मांगते हैं डिप्रेस सेक्शन के लिए, एजुकेशन। ज्योतिबा फुले आते हैं, क्या मांगते हैं, एजुकेशन।
वुमेन मिशनरीज, वुमेन एक्टिविस्ट आते हैं, क्या मांगते हैं? एजुकेशन। सबसे पहले वो डिमांड करते हैं एजुकेशन का, और सबसे पहले इन्होंने क्या बंद करी इस टाइम पे कि एजुकेशन ही नहीं देनी, घर में बैठेंगे और जो मतलब कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है जैसे बोलेगी इनको वो चलेंगे। अब क्या है, और वैसे देखा जाए, ये देखो अब हम बात कौन सी करें, 1000 to 600 BCE में, और जाके 18th सेंचुरी में राजा राम मोहन रॉय आते हैं। तो दैट मीन्स ये सारा गैप जो है इन पर्टिकुलर वुमेन की जो एक्सप्लॉयटेशन है, डेप्रीवेशन फ्रॉम द बेसिक राइट्स है, वो सारा हो रहा है इस टाइम में। मतलब सो इतना सारा पुराना बैकलॉग पड़ा। इन द मीन टाइम दे वर कंसिडर्ड सेकंड जेंडर एंड इंफीरियर बीइंग्स। नेक्स्ट इज पीपल स्टिल लिविंग इन मड ब्रिक्स, यानी कि अब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के पास अर्दन ब्रिक्स थी वो दोबारा से हमें बाद में मिलेगी सेकंड अर्बनाइजेशन के बाद जाके, अब दोबारा से मड ब्रिक्स पे आ गया। अब सेकंड प्लेस शुरू होगी आश्रम सिस्टम की, ये भी एक्सप्लॉइट हो गया ऋग वैदिक में और लेटर वैदिक पीरियड में। आश्रम का मतलब हुआ अ प्लेस और श्रम का मतलब हुआ टू डू लेबर। अ प्लेस टू डू लेबर इज कॉल्ड आश्रम। कि सबसे पहले वो करेगा धर्म, सॉरी धर्म के टाइम पे वो ब्रह्मचर्या का फॉलो करेगा कि नो रिलेशंस, नो नथिंग, ठीक है। अर्थ मतलब गृहस्था, लाइफ वो घर के हिसाब से देगा, अपना घर चलाएगा। उसके बाद वो देखेगा काम, दैट मीन्स जो उसने सारी जो उसने पैसा कमाया, जो उसने उसको भोगेगा भी। अब भोगना भी दो तरीके का हो रहा है। अब अगर किसी को आप अब अंबानी को जाके पूछो कि यार कैसी जिंदगी निकल रही है, वो भी बोलेगा भोग रहे हैं, बस मतलब कृपा हो रही है, भोग रहे हैं। अब एक आईसीयू में जाओगे किसी के पास, वो भी यही बोलेगा कि भोग रहे हैं जी, क्या कर रहे हैं बताओ, भोगना तो पड़ेगा ही। तो यहां पर आ जाती है सेंसेस और कॉन्शियस वाली बात। अब यहां पर इंसान को एक चूज करनी पड़ जाती है कि मैं सेंसेस के साथ रहूंगा, कॉन्शियस के साथ रहूंगा। तो इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया कि नहीं, यू हैव टू गो बाय द कॉन्शियस एंड आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है। तो ऋग वैदिक में क्या था, ये सभी के लिए ओपन था, वुमेन मतलब कि इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट वगैरह सारा कुछ। बट लेटर वैदिक में क्या हुआ, ये ब्राह्मण्स ने डोमिनेट कर दिया इसको। ब्राह्मण ने बोला कि नहीं, ओनली क्षत्रियस एंड ब्राह्मण्स कैन कम टू दीज आश्रम्स, एंड उसके बाद क्या हुआ, वैश्यास को एंट्री मिल गई। बट वुमेन की डिप्रीवेशन हो रही है, शूद्रस की डिप्रीवेशन हो रही है। तो ये वाला जो कंसेप्ट है ये भी बड़ा मतलब करप्ट सिस्टम हो गया। हम ये देखते हैं कि गांधी जी ऑल्सो एस्टैब्लिश मैनी आश्रम्स, मतलब बेसिकली अ प्लेस टू डू लेबर है, श्रम करना है यहां पर आगे। तो गांधी जी भी बनाते हैं आश्रम्स को। वहां पर कौन से, टॉल्स्टॉय वहां पर बना दिया अफ्रीका में, साबरमती आश्रम इंडिया में बना दिया। लाला हरदयाल फाउंडेड एन आश्रम इन सैन फ्रांसिस्को। लाला हरदयाल इज एसोसिएटेड विद गदर मूवमेंट। तो आश्रम का जो सिस्टम है, श्रम और श्रमिक, ये भी हम पढ़ेंगे, ये वैसे लिखा हुआ है, श्रमिक एंड श्रमन। श्रमिक क्या हुआ, जो लेबर कर रहा है, बेसिकली जो सुबह जा रहा है, दिहाड़ी कर रहा है बेसिकली। श्रमन कौन है, जो स्मार्ट वर्क कर रहा है, जो स्मार्ट वर्क कर रहा है, दैट इज कॉल्ड अ श्रमन। और श्रमन कौन फॉलो करेगा बाद में, स्मार्ट वर्क को कौन लेके जाएगा, जैनिज्म और बुद्धिज्म। वो बोलेंगे मोक्ष ही लेना, स्मार्ट वर्क करते हैं, हार्ड वर्क क्या करनी है। अब एक कंपनी का सीईओ भी 9 से 5 ड्यूटी करता है और एक लेबरर भी 9 से 5 ड्यूटी करता है, दोनों के रिजल्ट्स में बड़ा फर्क है। अब इकोनॉमी चेंज होगी, पॉलिटी चेंज होगी, सोसाइटी चेंज होगी। अब किसको चेंज होना पड़ेगा, रिलीजन को। सनातन धर्म से कहां पे चले जा रहा है वो, ब्राह्मणिज्म की तरफ से। तो रिलीजन इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलीजन। इसको एक लूप में समझ लो कि जब रिलीजन चेंज हो रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रहा है तो रिलीजन चेंज हो रहा है। अब किंग जो है, ही बिकम्स द, इन द लेटर वैदिक एज, ही बिकम्स द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ। इसीलिए बाद में हम देखते हैं अकबर टेक्स द टाइटल ऑफ देव प्रियदर्शनी, बिलवड ऑफ गॉड। गुप्ता प्रबंधक, गॉड के जो सारे प्रबंध करेंगे, दे आर द कॉल्ड प्रबंधक। टर्क्स मुगल जिन्ने इलाही, कि भाई जो अल्लाह की जो नीचे धरती पे रिप्रेजेंटेटिव है वो हम है। राजा विश्व वंजन अभिलावन पथ, लॉर्ड ऑफ अर्थ, ऐसे के टाइटल्स ले रहे हैं। एक अर्थ सम्राट,
मतलब कि एक रूलर, सम्राट, ऐसे के बड़े सारे हमें रूलर्स टाइटल्स मिलते हैं। अब क्या हो रहा है, जो ये 3 डाइटीज, वैदिक पीरियड में 3 डाइटीज हैं, हमने बात करी थी इंद्र, यज्ञ, अग्नि एंड वरुण। लेटर वैदिक में ये चेंज हो जाएंगे, बट अभी के लिए क्या है, सेलेस्टियल एंड वर्ल्डली फंक्शन है इनका। इंद्र का क्या है, बारिश करना, और ही इज ऑल्सो कॉल्ड द प्रोटेक्टर ऑफ फोर्ट्स, ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स, पुरंदर। गॉड अग्नि, मेडिएशन। अग्नि का मतलब कि अगर एक इंसान की डेथ हो रही है, उसके बाद उसको जलाया जा रहा है, तो दैट मीन्स अग्नि जो है वो उसको भगवान तक लेके जा रही है, एक तरह से मीडिएशन का काम कर रही है, तो अग्नि का वो काम है। एंड सेकेंडली वर्ल्डली क्या है, उसका एज ए वेपन यूज हो रहा है। कोई जस्टिस वाली चीज नहीं है, इसलिए सभी लोगों को कह रहे हैं कि मॉरली रहना, कोई ज्यादा, मेरे कॉलेज सबसे बड़ी चीज क्या चीज थी वहां पे, कैटल चोरी नहीं करनी। मोरालिटी का मतलब क्या रहा है कि किसी की कैटल नहीं चोरी करनी, क्योंकि उसी पे तो अगले का गुजारा चल रहा है। तो एक हम कहते नहीं कि समुंदर जैसा इसका मन है, दिल है, कि बड़ा ही विशालदायी दिल है, तो वरुण गॉड ऑफ ओशंस को कहते हैं। प्रेयर्स गॉड ऑफ वर्शिप है, सिर्फ प्रेयर से कर रहे हैं, अभी रिचुअल्स नहीं कर रहे वैदिक एज में, क्योंकि सब्सिस्टेंस इकोनॉमी है, पैसे रिसोर्सेज है नहीं है। रिचुअल आएंगे, ब्राह्मण आएंगे, कोई दक्षिणा देनी पड़ेगी, रिचुअल आएंगे, उनमें घी लगेगा, आग लगेगी, इतना सारा लगेगा, तो पैसे तो है नहीं है, तो इसलिए रिचुअल्स वाला कंसेप्ट अभी नहीं है। और अगर रिचुअल्स वाला नहीं है तो मंत्रा वाला भी नहीं है, मंत्रास नहीं है, तो यानी कि ब्राह्मण्स को भी कोई ज्यादा, प्रीस्टली क्लास को कोई ज्यादा पूछ नहीं रहा। बट और पूजा हो किस लिए रही है, सन के लिए और प्रोस्पेरिटी के लिए, प्रोस्पेरिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड कैटल के लिए हो रही है। री इनकारनेशन और रीबर्थ वाली बातों में अभी ज्यादा वो इंटरफेयर नहीं कर पा रहे, बट 1000 BCE आई, सब चेंज होएगा। इंक्रीजिंग सिम्बियोटिक रिलेशन, अब क्या हुआ, किंग और क्षत्रियज और प्रीस्टली क्लास ने आपस में कर ली डील। अब उन्होंने भगवान ही चेंज कर दिया। अब उन्होंने बोला कि हमें तो चाहिए कि जो हमारे एक समाज की रक्षा कर सके। अब हमें क्या कंसेप्ट मिलेगा, त्रिदेव का कंसेप्ट मिलेगा। त्रिदेव मतलब ब्रह्मा, विष्णु, महेश का। ब्रह्मा हु इज द क्रिएटर ऑफ दिस अर्थ, विष्णु हु इज द प्रिजर्वर, एंड शिव रुद्र हु इज द डिस्ट्रॉयर ऑफ दिस प्लेस। तो इंद्र, यज्ञ, अग्नि और वरुण की रेलेवेंस होगी खत्म। अब एम्पायर की बात आ गई, एम्पायर को बचाना। एम्पायर को कौन बचाएगा, जो उसको बनाएगा, जो उसको संवारेगा और जो उसको मतलब कि डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो यानी कि जो पास्टोरल इकोनॉमी से एग्रीकल्चर इकोनॉमी में आ रहे हैं, तो भगवान भी चेंज हो गया। अब क्षत्रिय की हेल्प ब्राह्मण प्रीस्टली क्लास ने कैसे करी, उनको टाइटल दिला दिया किंग का। अब इनकी हेल्प कैसे करेंगे, किंग ने बोल दिया कि आज के बाद अगर ये पूजा होएगी तो ये वाला प्रीस्ट ही करेगा, और जब तक ये प्रीस्ट ये वाले मंत्र नहीं उच्चारण करेगा तब तक ये आपकी सेरेमनी पूरी नहीं होगी। सबके मन में डर लगा दिया। तो यानी कि सैक्रिफाइसेस एंड रिचुअल अब वर्शिप, जो पहले प्रेयर थी अब क्या बन गई, सैक्रिफाइसेस एंड रिचुअल्स बन गए। एंड ओनली ब्राह्मण्स कुड गिव इट रिकॉग्निशन। वही मैरिज वाली बात कि आज की डेट में भी अगर कोई प्रीस्टली क्लास एक मैरिज को रिकॉग्नाइज नहीं करता, सर्टिफिकेट भी जाते हो मंदिर गुरुद्वारे का लगता है ना, मैरिज सर्टिफिकेट लगता है, तो वहां पर जाके भी जब तक वहां से आप सर्टिफिकेट नहीं लेके आते ना, तब तक नहीं होता। तो दैट मीन्स कि प्रीस्टली क्लास की इतनी डोमिनेशन है। अब शर्मन्स जो हैं वो दे केम टू सीन, वो कहते हैं कि लेबर तो करनी है। अब ये वेदास के आधार पे जो सारी लेबर तो करनी है हमने, तो करनी क्यों है, मोक्ष के लिए। और मोक्ष अब जरूरी थोड़ा कि ऐसे ही होगा। अगर आप एक आराम से सच्चे मन से मतलब कि कोई ऐसी जरूरी नहीं है कि 4 दिन ही अपने आप को फास्टिंग करनी है, या 4 दिन ही है कि यज्ञ चलना है, या अखंड कुछ मतलब कि टाइप्स ऑफ या जोत करनी है या कीर्तन करना है, उससे नहीं होगा। ये तो कहते हैं आप सच्चे मन से जाओ। उपनिषद, यहां से क्या निकलते हैं, उपनिषद जो बेस्ड होते हैं राइट फेथ एंड राइट नॉलेज से, और दे टेक फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म एंड मेनी मोर। इट इज सेड 600 कहता है, कोई 360 कहता है, प्लस कोई 60 कहता है। तो इतने हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स जो हैं वो ब्राह्मणिज्म को चैलेंज कर रहे हैं। अब क्षत्रिय, बट अब क्या हो रहा है, अब क्षत्रिय की जो किंग वाली डील हुई थी, किंग तो बन गया, सुपर पावरफुल हो गया। अब वो कहता है कि मुझे आई डोंट नीड प्रीस्टली क्लासेस। इसका क्षत्रिय का तो यही हो जाता है कि नहीं, अब ये इनको खत्म करो। वैश्य कहते हैं कि हमने प्रीस्टली क्लासेस को बड़ा
फुसलाने की, बड़ा मैनिपुलेट करने की कोशिश कर ली, वो मान नहीं रहे, दे आर नॉट गिविंग अस द रिकॉग्निशन। इसके चक्कर में क्या हो रहा है, जो रिचुअल्स हैं, रिचुअल्स में पैसे की वेस्टेज बहुत ज्यादा हो रही है इस टाइम पे, और इकोनॉमी तो अभी भी बन रही है, सब्सिस्टेंस इकोनॉमी से अभी कुछ डेवलपमेंट पे आ रही है, वो इतने ज्यादा पैसे तो इकोनॉमी के पास है नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि यार बहुत सारा पैसे का नुकसान हो रहा है, कैटल वेल्थ की, अगर एक पिछली क्लास ने बोल दिया कि इस हवन में इतने जानवरों को मारना है। अब जानवरों को मारने का कंसेप्ट क्या है कि जैनिज्म बुद्धिज्म वगैरह आ रहे हैं, तो इसका इकोनॉमिक रीजन क्या है सबसे बड़ा, कैटल वेल्थ। अब जमीनें इतनी सारी होगी, ट्रैक्टर वगैरह तो है नहीं उस टाइम पे, तो प्लोइंग ऑफ द फील्ड्स कौन करेगा, कैटल करेगी। अब कैटल तो इतने लार्ज स्केल पे सेक्रीफाइसेस और रिचुअल्स में यूज हो रही है कि उसको तो मारी जा रहे हैं, कैटल वेल्थ खत्म हो रही है। तो इसलिए क्या है, कैटल वेल्थ को बचाने के लिए, प्रीस्टली क्लास को साइडलाइन करने के लिए वो क्या करते हैं, लिबरल सेक्ट फॉलो कर रहे हैं, शेल्टर ऑफ अ लिबरल प्रैक्टिसेस। और दीज लिबरल प्रैक्टिसेस काफी सारे सेक्ट्स हैं, तो उसको हम स्टडी करेंगे। उनमें से मेन दो कौन से स्टडी करेंगे हम, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, वो कल वाली क्लास में होगा। सो दिस वाज फॉर द डे। अब हमने अब ये वाली अप्रोच हम बता देना एक बार ठीक है कि नहीं, कि 2 चैप्टर्स हमने इकट्ठे पढ़े हैं, बट हमने पढ़े साइमल्टेनियसली है, तभी हमें पता लगेगा। वैदिक में मैं बता देता कि ये गॉड्स हैं, दिस इज द मोड ऑफ वर्शिप, तो उसमें बात क्लियर नहीं हो पाती।